ये जो हिंदू धर्म है ये भारत का धर्म है नहीं एक तो। अच्छा। ये आर्यों का धर्म था और आर्य तो बाहर से आए थे, तो मूल लोगों का धर्म तो ये नहीं है। खुदाई हुई है सिनौली की, उसमें रथ मिले हैं, ताबूत मिले हैं, अस्त्र शस्त्र मिले हैं। इससे भारतीय प्राचीन सभ्यता की निरंतरता पे क्या निष्कर्ष निकाला है? जो उस समय लोग रहे होंगे उनको दफनाया गया, उनके साथ में ये सारा मटेरियल है। अथर्ववेद में भी और यजुर्वेद में भी शवों को दफनाने का पर्याप्त वर्णन है। अच्छा, साइंस क्या कर रहा है इस समय? साइंस जो कहते हैं ना, प्रकृति और ईश्वर, प्रकृति को नारी कहा गया, ईश्वर को पुरुष कहा गया। मुझे लगता है साइंस इज डेफिनेटली ए पुरुष। हम जैसे लोग बोलते हैं कि सरस्वती नदी तो राजस्थान हरियाणा में बहती थी, तो वहाँ संगम क्यों है? तो ये देखना पड़ेगा कि सरस्वती निकलती थी बांदरपूंछ ग्लेशियर से, नीचे जब आती थी तो 2 भागों में विभक्त होती थी। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ इकोलेस पे हैं शुभम केवलिया जी। दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज में प्रोफेसर हैं। इतिहास की परतों को आज हम एक एक करके इस पॉडकास्ट में उधेड़ेंगे और समझेंगे कि इतिहास इतना पेचीदा क्यों है। आसान शब्दों में शुभम भाई ने हमें समझाया है। सिनौली में जो रथ मिले, उन रथों ने कैसे आर्यन इन्वेजन थियरी की धज्जियां उड़ा दी। गोल्ड मेडलिस्ट एक्सकवेटर जिन्होंने इतिहास के प्रोफेसर हैं। और सबसे बड़ी बात, जो माँ सरस्वती नदी जो हमारी खो गई है, उस पे इनकी रिसर्च बहुत आउटस्टैंडिंग है। उसके अलावा जो सिनौली में इन्होंने काम करके दिखाया है वो बिल्कुल कमाल का काम है। मिलते हैं शुभम भाई से और खोलते हैं अपने ही इतिहास के गहरे दबे सीक्रेट्स को। आपकी आर्कियोलॉजी का जो है वो असेसमेंट, आपका जो सब्जेक्ट था वो रीअसेसमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट इन अपर गंगा यमुना दोआब विद स्पेशल रेफरेंस टू सिनौली, यही आपकी पीएचडी का सब्जेक्ट था ना? तो आप ये जो खुदाई हुई है सिनौली की, उसमें रथ मिले हैं, ताबूत मिले हैं, अस्त्र शस्त्र मिले हैं, इससे भारतीय प्राचीन सभ्यता की निरंतरता पे क्या निष्कर्ष निकाला है आपने? देखिए क्या है, सिनौली में जितना भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो मिला है वो लगभग आज से 4000 साल पुराना है। जहाँ तक बात है कि क्या कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी तो हमको आज तक दिखाई दे रही है कि जो सिविलाइजेशन है वो तो कंटिन्यूस सिविलाइजेशन है भारत में, उसके पहले से है। लेकिन जहाँ तक सिनौली के जो इम्पोर्टेंस की बात है कि इंडियन हिस्ट्री में उसका क्रूशियल रोल क्या है, तो वो ऐसा है कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो डिबेट था वो आर्यंस को लेके है कि एक विशिष्ट लोगों का समूह रथों पे सवार होके आज से लगभग 3500 साल पहले या 3200-300 साल पहले सेंट्रल एशिया से भारत में आया था। इसका जो जिन लोगों ने इस विचार को प्रमोट करा वो एज ऑब्वियस ब्रिटिशर्स थे या उसके पहले जो यूरोपियंस आए थे उन लोगों ने आर्यन करा। इन्वेजन थ्योरी आर्यन जिसको कहा इन्वेजन की जाता जो थ्योरी है। थी, जी जी। खैर लेटर ऑन वो थ्योरी डिनाई हुई, उसके बाद वो हो गया आर्यन माइग्रेशन। अच्छा। तो इनका यही था कि आज से लगभग 3500 साल पहले बाहर से कोई यहाँ पे आया, और उनका जो कल्चर है वही वैदिक कल्चर है, और वर्तमान जो हिंदू धर्म है वो उसी की देन है। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि तो ये जो हिंदू धर्म है ये भारत का धर्म है नहीं एक तो। अच्छा। ये आर्यों का धर्म था और आर्य तो बाहर से आए थे, तो मूल लोगों का धर्म तो ये नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा जो टारगेट किया जाता था वो रथ को था कि रथ नहीं है। और चूंकि वेद हैं या पुराण हैं उन सब में जो चर्चा है वो रथों की चर्चा है कि हमारे देवी देवता रथों पे हैं, हम खुद रथों पे सवार होकर आते हैं, इसीलिए आर्कियोलॉजिकल मटेरियल में रथ हमारे पास कहीं था नहीं। अच्छा। लेकिन सिनौली का जब 2018 में एक्सकेवेशन हुआ तो एक्सकेवेशन में हमको कॉपर और वुडन चैरियट जो है वो हमको एक्सकेवेशन में मिले पहली बार। तो इंडियन पूरा जो हम सो कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं उसको, या हम उसको अखंड भारत बोल रहे हैं, पहली बार हमको चैरियट मिला। अब चैरियट की जो डेटिंग है या सिनौली साइट की जो डेटिंग है वो आज से लगभग 4000 साल पुरानी है। और जो ये मैं इसको मिथिकल थ्योरी बोलूँगा कि ये जो मिथिकल आर्यन माइग्रेशन की थ्योरी थी ये 3500 साल पहले की थी। अब अगर आपका कहना है कि रथों के साथ कोई बाहर से आया था, रथ यहाँ मिलते नहीं थे, अगर ये बाहर से आए थे तो 4000 साल पहले फिर रथ हमारे यहाँ क्या कर रहे थे? दूसरा, वो जो कल्चर है सिनौली का वो कॉपर होड कल्चर है। आर्कियोलॉजी में एक टर्म होता है कॉपर होड। आज से कई साल पहले 30-40 साल पहले एक वेटरन आर्कियोलॉजिस्ट पूरा भारत उनको जानता है, बीबी लाल साहब को। जी जी बिल्कुल। पद्म विभूषण से सम्मानित करा भारत सरकार ने। बीबी लाल साहब ने ये बोला था कि ये जो कॉपर होड कल्चर है ये भारत का इंडिजिनियस कल्चर है, ये यानी यहाँ के मूल निवासियों का कल्चर है। अब सिनौली का कल्चर कॉपर होड कल्चर है। अब जब रथ यहाँ के मूल निवासियों के पास पहले से हैं तो आप कैसे बोलोगे कि कोई बाहर से आया इस बेसिस पे कि रथ हमारे यहाँ नहीं थे? और हमारे वेदों में तो विवरण है रथ होने का। दूसरा फिर ये है कि ये जो रथ हैं, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये वैदिक कल्चर के फॉलोअर हैं? उसका कारण ये है कि इन रथों का जो पहिया है उसके ऊपर कॉपर इनलेज हैं।
अच्छा। कॉपर इनलेस इस प्रकार से हैं कि वो रेडिएटिंग सनरेज जैसा दिखते हैं। अच्छा। अब ये रेडिएटिंग सनरेज वाला जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये कोई मेरा वर्ड नहीं है। ये जो साइट के एक्सकेवेटर हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं, उनमें ये शब्द लिखा हुआ है कि जैसे सूर्य किरण फैलती है, उस प्रकार का उस पे इनले करा हुआ है। जी। हम जब ऋग्वेद पढ़ेंगे तो 7वें मंडल में ये स्पष्ट उल्लेख है कि जो रथ है, वो ऐसा लिखते हैं कि रथ जो है वो सूर्य किरणों से आलोकित है। अच्छा। अब हम जानते हैं कि ऋग्वेद की जो भाषा है वो गद्यात्मक शैली में बात होती है वहाँ पे। तो जब वो स्पष्ट लिख रहे हैं कि रथ सूर्य किरणों से आलोकित है और हमको ये जो इनलेज इसके ऊपर हैं वो रेडिएटिंग सनरेज जैसे हैं, वो भी सूर्य किरणों जैसे ही हैं, तो हम क्यों ना उनका कोरिलेशन करें। दूसरा ये है कि अब सिनौली में ये जितनी भी चीज़ें हैं या जितना भी आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है, ये बरियल्स के साथ में है। अच्छा। यानी लोगों को जो उस समय लोग रहे होंगे उनको दफनाया गया, उनके साथ में ये सारा मटेरियल है। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे दफनाते समय रथ भी उनके दफनाए गए उनके साथ में? वो उनकी बिलोंगिंग्स थी, इसलिए उनको उनके साथ दफनाया अच्छा, गया। अच्छा। अब जो चीज़ें उनके साथ दफनाई गई, एक तो मैंने रथ की बात कर दी, उसके अलावा भी जो इक्विपमेंट्स हैं या जो सारी अलग-अलग चीज़ें हैं, तो इस पे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आर्यों में या जो वैदिक फिलॉसॉफी के जो फॉलोअर्स हैं, उनमें कहीं भी दफनाने की परंपरा है ही नहीं। इसीलिए इसको हम वैदिक तो नहीं मान सकते। लेकिन अब इन लोगों को ये देखना चाहिए कि ऋग्वेद में और इवन अथर्ववेद में भी और यजुर्वेद में भी शवों को दफनाने का पर्याप्त वर्णन है। अच्छा। मैंने पहले भी कई जगहों पे ये बात करी तो लोगों ने ये बोला कि इस प्रकार का कोई विवरण नहीं है, तो वो एक बार पितृमेध सूक्त है अथर्ववेद का, उसको पढ़ें। पितृमेध सूक्त 18वां सूक्त है। 18वें सूक्त में ये स्पष्ट लिखा है कि हमने शव को धरती पर रख दिया है। हे धरती माता, हम मिट्टी से उसको ढक रहे हैं। तो जैसे एक माँ अपने आँचल से अपने बच्चे का चिंतन करती है, उसका उसको उसको पालती है या उसकी देखभाल करती है, ठीक उसी प्रकार ये धरती माता भी जो है ये अब उसकी देखभाल करे। अच्छा। तो ये तो स्पष्ट विवरण है दफनाने का। तो हुँ। ऐसा कहना कि वेदों में तो दफनाने की कोई परंपरा ही नहीं है, वहाँ तो केवल जलाने की परंपरा थी, ये तो एक उदाहरण मैंने दिया। इसके अलावा भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में अग्निदग्ध और अनग्निदग्ध यानी जलाना और नहीं जलाना, और ये जो श्लोक जिसका अर्थ मैंने बताया, ये श्लोक ऋग्वेद में है। अच्छा। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पितृमेध सूक्त में लिखा हुआ है। तो उसमें भी इस बात का विवरण है कि दफनाने की बात है, हम मिट्टी उसके ऊपर डाल रहे हैं शव के ऊपर। और वो ये भी लिखते हैं कि हम तो ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब वो धरती के अंदर रहे तो धरती के जो कीड़े हैं वो उसको ज्यादा कष्ट ना पहुंचाएं। क्योंकि हम जानते हैं बॉडी अंदर रहेगी तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे। तो वो ये भी लिख रहे हैं कि वो कीड़े जो है धरती के अंदर के वो उसको कष्ट ना पहुंचाएं। वो उसके ऊपर स्तूप तक बनाने की बात करते हैं, यानी उसके ऊपर एक ठिया थूप जैसा मिट्टी का बनाया जाए, वो इसकी भी बात करते हैं। तो ये सारे विवरण जो है ये स्पष्ट कर देते हैं कि हमारे यहाँ गाड़ने की परंपरा है। कई लोग इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि हमारे यहाँ तो गाड़ने की परंपरा ही नहीं थी, तो आप कैसे बोलेंगे कि सिनौली के लोग वैदिक लोग हैं। तो हमारे यहाँ दोनों प्रकार की परंपराएं हैं, जलाने की भी और गाड़ने की भी। तो सिनौली में एक तो ये गाड़ने की परंपरा, इसका भी वेदों में उल्लेख है। उसके बाद जहां तक रथ की बात है, तो रथ कैसा होना चाहिए, तो ये जो रथ है ये एकदम उससे सिमिलर है, उससे मेल खाता है। उसके बाद सिनौली में कुछ बरियल जो हैं, जो ताबूत उनके हैं, उन ताबूतों के ऊपर कुछ कॉपर के फिगर बने हुए हैं। अच्छा। उनको इंग्लिश में एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर बोलते हैं। बेसिकली वो ह्यूमन फेस टाइप है। अब एक ताबूत जो है जो बड़ा लेविश है, उसके ऊपर ये जो 9 एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स हैं, उनमें हर एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर के ऊपर बैल जैसे सींग का हेडगियर उसने पहना हुआ है। अच्छा। अब जब हम ये सब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, तो वहाँ जितने भी रिचुअल हो रहे हैं, वो सब धार्मिक रिचुअल है। क्योंकि मृत्यु के बाद धर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। जी, जी। तो ये तो तय है कि वो जो एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर हैं, उनका कुछ ना कुछ धर्म से संबंध है। अब ये जो एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर जिसका मैंने बताया कि उसके ऊपर वो बैल-नुमा सींग जैसा उसने हेडगियर पहना हुआ है, मेरे मत अनुसार ये इंद्र और अग्नि का अंकन है। अच्छा। अब मैं ये खाली कोई गेस नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऋग्वेद में स्पष्ट वर्णन है कि इंद्र और अग्नि जब युद्ध में लड़ने जाते हैं, तो अपने तीक्ष्ण बैल युक्त सींगों से हमारे शत्रु का नाश कर देते हैं। फिर वही ऋग्वेद में ये बात आ रही है कि ऐसा लगता है कि शायद इस प्रकार के हेडगियर जो है उनने परिकल्पना की होगी कि हमारे देवी देवता पहनते हैं। और उस समय के देवी देवता हम सब जानते हैं, इंद्र, वायु, अग्नि उस समय के प्रधान देवी देवता हैं। तो ये जो एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर के ऊपर जो हेडगियर है, जिसमें बैलों जैसे सिंह हमको दिखाई दे रहे हैं, ये नो डाउट ये इंद्र और अग्नि का ही अंकन है। तो जब इंद्र और अग्नि का अंकन है, दफनाने की परंपरा हमारे पास है, रथों का वर्णन हमारे पास है, जब इतनी सारी बातें हमको मिल रही हैं, जो कि वो जो हमारे टेक्स्ट हैं उनको सपोर्ट कर रही है, उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको दे रही है, तो इस आधार पर नो डाउट बिना किसी संशय के और मजबूती से इस बात को रखा जा सकता है कि पहला तो यह है कि ये वैदिक सभ्यता के, ये वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं सिनौली के। दूसरा ये है कि जो लोग कहते थे कि सिनौली का इंपॉर्टेंस सबसे बड़ा ये है कि आर्य बाहर से आए थे, तो सिनौली एक्सकेवेशन ने सिद्ध कर दिया कि कोई आर्य आगमन या आर्य आक्रमण भारत में बाहर से नहीं हुआ।
क्योंकि रथ हमारे पास पहले से हैं, और दूसरा चूंकि आजकल बहुत साइंटिफिक एनालिसिस की बात होती है और मैं बिल्कुल साइंटिफिक एनालिसिस का समर्थन भी करता हूँ, होना चाहिए। तो जब ये एक्सकेवेशन पहली बार हुआ तो कई स्कॉलर्स का ऐसा कहना था कि नहीं, पहले तो हम बोलते थे कि आर्य जो है वो 1500 बीसी में आए थे, लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि सिनोली जो है दिस इज द फर्स्ट वेव ऑफ आर्यन माइग्रेशन। अच्छा, उनका खुद का स्टैंड क्लियर नहीं। आप 1000 साल पहले और ढूंढ लेंगे, हाँ, नहीं मुझे लगता है उस समय बिल्कुल। हुआ अब था। वो थोड़े दिन बाद ऐसा ही बोल सकते हैं कुछ और पहले तो। कौन है ये लोग? हु आर दीस पीपल? कुछ लोग तो जेएनयू में थे पहले, अभी भी वो तो मरे नहीं अभी तक वो लोग? अभी अभी हैं, दूसरी अच्छा। यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा एक नाम है आस्को पारपोला का, अच्छा। यूरोपियन है। उन्होंने बोला कि नहीं, ये फर्स्ट वेव ऑफ आर्यंस है 1800 बीसीई में। ठीक है, आपकी बात मानी। लेकिन अब हुआ क्या कि सिनोली की जो रिसेंट डेटिंग आई है वो तो 2100 बीसीई तक जाती है। तो अब क्या आस्को पारपोला ये बोलेंगे कि फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन उससे क्या 2100 फर्क बीसीई में पड़ता हुआ है? था? वो तो दूसरा बोल फिर देगा ये वो। भी है कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि चलिए ये फर्स्ट वेव ऑफ आर्यन माइग्रेशन है, ये आर्यंस हैं, लेकिन अगर ये आर्यंस हैं तो इनमें फिर सेंट्रल एशियन डीएनए होना चाहिए। लेकिन सिनोली का जो डीएनए एनालिसिस है उसमें ये स्पष्ट है कि सिनोली का डीएनए और राखीगढ़ी का डीएनए दोनों इंडिजिनियस डीएनए है। न राखीगढ़ी के डीएनए में कोई सेंट्रल एशियन मिक्स है, न सिनोली के डीएनए में कोई सेंट्रल एशियन मिक्स है। तो आपका जो तर्क था कि चूंकि रथ है और सब सारी बातें हैं, ये वॉरियर क्लास है, ये आर्यंस हैं, 1800 बीसी में पहले आए थे, लेकिन अब तो डेट 2100 बीसी है, ये सब आधारहीन बातें हैं। किसी प्रकार का कोई सेंट्रल एशियन मिक्स या मध्य एशियन मिक्स जो है वो सिनोली के कंकालों के डीएनए या जीन में नहीं है। इसीलिए ऐसा कहना कि सिनोली के लोग आर्यंस थे, ये बिल्कुल गलत है। और जो ये बात है कि आर्य बाहर से आए थे, इसमें कोई ये तथ्यहीन बात है। आर्य जो है वो साइंटिफिकली, आर्कियोलॉजिकली नाउ इट इज प्रूवन कि वो भारत के मूल निवासी ही हैं, और उनका जो कल्चर है या उनका जो सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट है वो भारत में आज भी चला आ रहा है पिछले 5000 सालों से। पर क्वेश्चन ये भी है ना कि उनको क्या मिल रहा है आर्य दिखाने में, और जो लोग ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आर्यन नहीं है ये लोग, इनको क्या मिल रहा है ये सिद्ध करने में? उसमें लड़ाई किस बात की है? देखिए, लड़ाई है सामाजिक और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। वोट बैंक अपना साधने के लिए इस देश के लोगों को दो धड़ों में बांटा जाए, एक तो मूल निवासी और एक बाहरी। पर तीर्थ भी तो स्थापित कर सकते हो आप, उसके लिए 5 नए वाले। हाँ, आई एम सॉरी, हाँ, आई अपोलोजाइज। कोई क्या है कि ये जो थॉट था ये अंग्रेजों का था, और क्यों था? उनको अपना रूल जस्टिफाई करना था। ये कहना था कि भारत का मूल निवासी कोई है ही नहीं। हम नहीं होंगे तो आप लड़ लड़ के मर जाएंगे। नहीं, उनका ये कहना था कि पहले आर्य बाहर से आए, फिर इस्लाम यहाँ पे बाहर से आया, अब हम भी बाहर से आए हैं। तो इस देश का मूल निवासी तो कोई है ही नहीं, शासक वर्ग तो हमेशा यहाँ बाहर से ही रहा। एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ अपना जस्टिफिकेशन करने के लिए। दूसरा, आज़ादी के बाद ये भी रहा कि आप इस देश को दो धड़ों में बांटो जाति के आधार पे, कि एक यहाँ पे बाहर से आए हुए लोग जिनको आप आज सो कॉल्ड क्षत्रिय ब्राह्मण बोल रहे हो या वैश्य बोल रहे हो, और दूसरे जो हैं वो यहाँ के मूल निवासी। जैसा वो लिखते हैं कि ऋग्वेद में दासों का उल्लेख है, आर्यों का उल्लेख है। खैर मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, उसमें भी कोई तुक है नहीं। नहीं, उसमें तो वो था ना कि जो जिन दासों की बात की गई थी वो तो चलो सही कह रहा हूँ, बहुत बहुत लंबा हो जाएगा वो चर्चा, वो लॉजिकल नहीं, इलॉजिकल, वो समझने का फेर है। वही बात है ना कि इतने बड़े रामचरितमानस में 9400 चौपाइयों में आपको एक ही दिखती है, तो हम क्या करें? भाई आप ढूंढ ढांड के एक ही निकाल के ले आते हो कि ये देखो जी, आपसे पूछो किसने किससे कहा था, किसका उद्गार, वो भी नहीं पता, वो खाली एक लाइन आपने ढूंढ ली, आपने पढ़ ली, बात खत्म हो गया, आप वही वही दे दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल राइट। खैर वो उनका सोच है, पता नहीं। हाँ, पर मुझे इस बात से फर्क पड़ता है ना कि हमें फर्क पड़ता है उनकी बकवास से, मुझे इस बात ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। हु गिव्स अ फक, तुम क्या सोचते हो, सोचो जो सोचना है, हमें नहीं फर्क पड़ता भाई। महर्षि चाणक्य क्या कहते थे, जिस दिन आपको अपने ही रिलीजन पे डाउट हो जाए इसका मतलब आप खत्म होने के कगार पहुंच गए हो, तो ये वही वाली स्थिति वो है। तो वास्तविकता है, हाँ, वो तो वास्तविकता है। हाँ। तो इसीलिए आर्यन थ्योरी का जो मूल उद्देश्य है वो भारत के समाज को दो धड़ों में बांटना है, और आज उसका राजनीतिक फायदा भी है, सामाजिक फायदा मैं जानता नहीं कितना होगा। इसीलिए ये आर्यन थ्योरी जो है ये खाली यूनिवर्सिटीज़ का विषय नहीं है, ये आम समाज का विषय है। क्योंकि आज भी आम समाज में ये भावना है कि कुछ लोग बाहर से आए थे, उन्होंने हमारा शोषण करा, और वो कौन लोग थे? वो आर्य लोग थे। ये भारतीय समाज में आज भी है। इसीलिए थोड़े दिन पहले 2023 में ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला था संसद में, भरी संसद में ऑन रिकॉर्ड, कि मैं काला हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी, आप आर्य बाहर से आए थे, आपने तब भी हमारा शोषण करा, और पिछले 3,500-4,000 साल से आप हमारा शोषण ही कर रहे हो। तो मैं उनको दिखा दूंगा, बहुत हमारे गांव में कई ब्राह्मण है वज्र काले हैं। बिल्कुल त्रिपाठी तिवारी पांडे हैं, वज्र काले हैं, लड़े उनसे जाके, बोलो कि भाई तुम काले हो तो तुम ब्राह्मण कैसे हो सकते हो, क्या बदतमीजी भाई, ये कौन सा तरीका है? बेसिकली SC ST को मूल निवासी बताना और बाकी दो कैटेगरीज को बाहर से आएंगे बताना, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। और ये उद्देश्य ही ने यहाँ जेनेटिकली देखा जाए तो सब यहाँ के मूल निवासी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लूकॉक्स और कैनेडी नाम के दो अमेरिकन स्कॉलर्स हैं, उन्होंने 97-98 में एक रिसर्च पब्लिश करा था जिसमें ये स्पष्ट था कि 4500 BCE से लेके 800 BCE तक कोई DNA डिसरप्ट भारत में है ही नहीं। अब अगर आपका ऐसा कहना है कि 1500 BCE में वेव ऑफ
इमिग्रेंट्स बाहर से भारत में आए, माइग्रेंट्स बाहर से भारत में आए थे। चलिए आप अब आजकल आप बोलने लगे सिनोली वाज द फर्स्ट वेव, तो 1800 बीसी में आए थे या 2000 बीसी में आए थे, तो कहीं ना कहीं डीएनए में डिसरप्ट तो दिखता, लेकिन डीएनए में कोई डिसरप्ट नहीं है। तो साइंटिफिकली भी आपके पास नॉट अ सिंगल एविडेंस इज देयर टू प्रूव कि आर्य बाहर से आए थे। आर्कियोलॉजिकली तो आपके पास पहले भी नहीं था, अब आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए भी नहीं है। आजकल खूब होता है कि आजकल डीएनए रिसर्च हम कर रहे हैं, सब में सेंट्रल एशियन जीन है, सेंट्रल एशियन जीन है, पर्टिकुलर कास्ट में ज़्यादा है। अरे भैया ऐसा है कि 600 बीसीई के बाद में भारत में कई इन्वेजन हुए, ग्रीक्स भी आए, शक आए, हूण आए, सबके साथ हमारे मैरिटल रिलेशनशिप हुए यहाँ के लोकल लोगों के। तो अब तो उसमें डिफरेंस आना या उसमें मिक्स आना एज ऑब्वियस ही बात है, लेकिन लड़ाई है 1500 बीसीई की। आपने बोला था 1500 बीसीई में बाहर से आए थे, तो क्या 1500 बीसीई के जितने भी हमारे पास बरियल्स हैं या जो कंकाल हैं या जो स्केलेटन्स हैं, क्या उनमें कोई डिसरप्ट है क्या? तो उसका आंसर है कि देयर इज नो डिसरप्ट इन दोज डीएनए। तो आप किस आधार पर बोलेंगे कि आप बाहर से आए थे? तो इसीलिए ये पूर्ण रूप से तथ्यहीन बात है कि आर्य बाहर से आए थे, यहीं के मूल निवासी हैं। और जो बोलते हैं कि वेद कपोल कल्पना है, तो देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ एविडेंस जो कि हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं जो वेदों में लिखा हुआ है। पर वही है ना कि जैसे मान लेते हैं कि हमने सिनोली की चर्चा कर ली, उसके बाद आर्यन इन्वेजन थियरी को एक धड़ा है जो कहता है डिबंक हो गई, दूसरा धड़ा कहता है क्या क्या बात कर रहे हो। रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो उनको अपने पूर्वजों का बदला लेने की सोचनी चाहिए, जो उनके साथ हुआ है उसके अलावा सोचना चाहिए, मतलब कैसे, क्योंकि क्या पता उनके पूर्वजों की आत्मा जो है वो भी तड़प रही हो। सहारनपुर में आपने ओसीपी साइट्स के पुनर्मूल्यांकन और लालू बंद जैसी नई खोज के दौरान आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या सबूत मिले थे वहाँ पे? देखिए इसमें इसका रिलेशन भी चूंकि सिनौली से ही है। स्कॉलर्स का ऐसा कहना है कि सिनौली सिंगल साइट है, सिनौली जैसे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमको और कहीं नहीं मिलते। तो प्रोबेबली ये जो लोग हैं ये कहीं के माइग्रेटर्स हैं। लेकिन जब इस पूरे एरिया में एक्सप्लोरेशन करा, बेसिकली अपर गंगा यमुना दोआब में, सहारनपुर से लेके तो अलीगढ़ तक, तो एक सिमिलर कल्चर हमको दिखाई देता है, जो कि इसको हम ओसीपी बोल सकते हैं, ऑकर कलर पॉटरी। और उस पे जो है कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन का थोड़ा सा इफेक्ट है उसकी पॉटरी पे। शेप्स जो हैं वो थोड़े से वैसे ही हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो बड़ी डिग्रेडेड है। अच्छा। क्योंकि यहाँ भी कुछ लोग रहते थे जो उनके साथ उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन स्थापित हुआ होगा, ट्रेड रिलेशन होंगे, और उसके कारण वो वहाँ पे हुआ। इसीलिए ऐसा कहना, इसलिए इम्पोर्टेंस यही है। जैसे ये जो साइट है लालूबास, कुछ पर्टिकुलर ब्रिक्स सिनौली से हमको मिली हैं, ईंटें। उन ब्रिक्स के ऊपर उंगलियों से, ऐसे 3 उंगलियों से निशान बनाए गए हैं। अच्छा। यानी वो एक उनका कुछ Symbol बिलीफ है। हो सकता है, जी, कुछ जी। सिंबल हो सकता है। तो ये जो सिनौली की जो ब्रिक्स हैं, ऐसी सेम ब्रिक्स हमको लालूबास से मिलती हैं। अच्छा। अब सिनौली है बागपत में और लालूबास है सहारनपुर में, लगभग 150-200 किलोमीटर का डिफरेंस है। ऐसे ही एक और साइट है तिलवाड़ा, सिनौली से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे भी ठीक इसी प्रकार की ब्रिक्स मिलती हैं। तो इस साइट का इम्पोर्टेंस यही है कि हम जो बोल रहे हैं कि नहीं सिनौली इज़ अ सिंगल साइट, इस कल्चर को फॉलो करने वाले लोग बाहर कहीं भी नहीं हैं। तो प्रोबेबली ये बाहर से आए हैं, यहाँ आके बस सेटल हो गए। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है, देयर वाज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड कल्चर जो उस पूरे रीजन में प्रिवेल कर रहा था। यही कारण है कि जैसी ब्रिक लालूबास में बन रही थी, वैसी सेम टू सेम ब्रिक जो है वो सिनौली में बन रही थी। पॉटरी में तो खैर सिमिलर, हम उस समय कोई स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है तो हम नहीं बता सकते उसके आधार पे तो नहीं बताया जा सकता, खाली आर्कियोलॉजिकल मटेरियल रिमेन्स के आधार पे बताया जा सकता है। तो जब बना उनके जो बर्तन हैं मिट्टी के वो सिमिलर हैं, जो उनका बिलीफ सिस्टम है शायद वो ब्रिक के ऊपर 3 फिंगर मार्क बनाना, तो वो भी सिमिलर है। इसका मतलब कहीं न कहीं एक ही कल्चर को फॉलो करने वाले लोग या एक ही सिस्टम, बिलीफ सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग पूरे अपर गंगा यमुना दोआब में उस टाइम पीरियड में, यानी 2000 बीसी या 1900 बीसी के आसपास रह रहे होंगे। मैं उस पे भी देखता हूँ सवाल उठाते हैं जो मोहनजोदड़ो का कल्चर है, जैसे पशुपतिनाथ की जो सील है, वो कहते हैं कि नहीं वो उनकी सील, वो ऐसा कुछ नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए मैंने पहले बताया कि सिनौली जो है वो तो वैदिक कल्चर के लोग हैं। जी। एक एस्पेक्ट ये भी बोला जाता है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो उसकी एक साइट है। आजकल उसका नाम चेंज हुआ, वो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हुआ। तो कई लोगों का ये कहना है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये नॉन वैदिक सिविलाइजेशन है। अच्छा। ये यहाँ एक के फिल्म भी बनी थी, बड़ी मोहनजोदड़ो, हाँ, लेफ्टी टाइप की नॉनसेंस थी फिल्म। मोहनजोदड़ो मूवी भी बनी। तो उसमें जो थॉट प्रोसेस था वो यही था कि ये यहाँ के मूल निवासी हैं, आर्यंस बाहर से आए, इनको यहाँ से खदेड़ा तो ये माइग्रेट करके दक्षिण भारत में चले गए, साउथ इंडिया में चले गए। अच्छा। लेकिन उस थ्योरी का भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो हड़प्पन्स का जो मटेरियल कल्चर है वो हमको साउथ इंडिया में मिलता, लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। जहाँ तक बात उनके माइग्रेट होने की है,
पहली बात तो वो आर्यों के कारण कभी माइग्रेट नहीं हुए। हम्म, परिस्थितियां ऐसी, जियोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी बदली कि उनको माइग्रेशन करना पड़ा, तो वो माइग्रेट करके उन्होंने यमुना को पार करा हम्म, और वो गंगा यमुना दोआब में जाके सेटल हुए, और ओसीपी भी जो कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे उनके साथ जाके वो सेटल हुए, उनकी मिक्सेशन हो गया, वहाँ मिक्सिंग हो गई दोनों की। जहाँ तक बात है उस सील की, हम्म, जिसको पशुपतिनाथ बोला जाता है, क्योंकि उसके आसपास जो है वो कुछ भयावह जानवर बने हुए हैं जो थोड़े से डेंजरस एनिमल हैं। हम्म, इसी कारण उस सील पे जो सिंबल है, जो योगी पोस्चर में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको पशुपतिनाथ बोला जाता है। हम्म, कई लोगों का ऐसा कहना है कि वो प्रोटो शिव हैं, हम्म। यानी प्रोटो शिव माने क्या हुआ? शिव जी का प्रारंभिक स्वरूप है। अच्छा। क्योंकि हो सकता है कि इवोल्यूशन जो है वो आर्ट का जो इवोल्यूशन है वो धीरे-धीरे होता है। ठीक है, हम मानते हैं, हम मान लेते हैं एक बार के लिए। लेकिन जहाँ तक बात वो पशुपतिनाथ की है, पशुपति पर्टिकुलर जो वर्ड है, वो ऋग्वेद में सिर्फ़ एक बार आया है अच्छा। और वो इंद्र के लिए आया है। अच्छा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सील है, उसमें जो फिगर बना हुआ है, वो वैदिक देवता इंद्र हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि ठीक है, पशुपति टर्म तो आपका ही दिया हुआ है, हम्म, वो टर्म मैंने तो नहीं दिया। और पशुपति वर्ड जो है, वो ऋग्वैदिक टाइम में केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार आ रहा है और इंद्र के लिए उपयोग हो रहा है। अच्छा। दूसरा ये भी है कि ये जो सिविलाइज़ेशन है, ये दिस सिविलाइज़ेशन इज़ अ वैदिक सिविलाइज़ेशन, अच्छा, जो हड़प्पा वाली जो जो है। हड़प्पन जी। सिविलाइज़ेशन है। क्यों? हमारे साथ एक बड़ा कूचक्र रचा कि 2 ही नाम है, या तो हड़प्पन सिविलाइज़ेशन या इंडस सिविलाइज़ेशन। हम्म, इंडस नदी जो है या सिंधु नदी जो है, हम्म, टोटल जो साइट्स हैं सिविलाइज़ेशन की, उसमें से केवल 21% साइट्स जो हैं वो इंडस पे हैं। 64% साइट्स जो हैं वो सरस्वती पे हैं। अच्छा। सरस्वती कौन-सी? जिसको आज घग्गर बोला जाता है, घग्गर, जी जी। जो कि राजस्थान, हरियाणा से होती हुई फिर चोलिस्तान में जाती है। हम्म, चोलिस्तान में उसका नाम हाकरा है और नीचे जब वो सिंध के तरफ नीचे चली जाती है तो उसका नाम नारा है। हम्म। तो ये क्लेम किया जाता है कि नहीं वो सरस्वती नहीं है, खैर उस पे हम बाद में आ जाएँगे। हाँ, पर घग्गर वो ही है, वो मैंने भी बहुत रिसर्च करी, घग्गर ही हाँ, लगता है लेकिन मुझे वो भी। हाँ। बेसिकली वो घग्गर नहीं है, वो एंशिएंट सरस्वती का बेड है जहाँ से घग्गर आज बह रही है। अच्छा। अच्छा। तो ये जो सिविलाइज़ेशन है, वन्स अगेन इसमें भी एम्पल अमाउंट ऑफ एविडेंस है कि वो वैदिक सिविलाइज़ेशन है। हम्म, क्योंकि आर्यों का या जो वैदिक परंपरा में सबसे मुख्य जो उनका अंग है उनके धर्म का, वो है यज्ञ पूजा करना, हम्म, वैदिक लोगों का। सरस्वती के किनारों पर अधिकांश जो साइट्स हैं, सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी है आजू सिविलाइज़ेशन की। जी राखीगढ़ी में देयर आर एविडेंस ऑफ फायर अल्टर यानी यज्ञ वेदी। जी। जी। कालीबंगा, देयर आर एविडेंस ऑफ फायर अल्टर, यज्ञ वेदी वहाँ से भी मिली है। लोथल, पोर्ट टाउन सबसे बड़ा, यज्ञ वेदियाँ वहाँ से भी मिली हैं। बनावली हरियाणा में है, यज्ञ पूजा, यज्ञ वेदी के ऊपर बनाया गया टेम्पल भी वहाँ से मिला है। हम्म, तो ऐसी अनेक साइट्स हैं, जहाँ जो सरस्वती के किनारे पे हैं, उनमें हमको यज्ञ वेदियों के या यज्ञ पूजा के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहना कि ये लोग नॉन वैदिक हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम्म, जब यज्ञ पूजा हो रही है, इसका मतलब वैदिक परंपरा के अनुयायी वहाँ पे रह रहे हैं, हम्म। और ये जितनी भी साइट्स हैं, इनमें 2300 बीसीई या फिर 2500 बीसीई हमको एम्पल अमाउंट ऑफ फायर वर्शिप के एविडेंस मिलते हैं, यज्ञ पूजा के एविडेंस मिलते हैं। इसीलिए ये जो ये सिविलाइज़ेशन है, ये वैदिक सिविलाइज़ेशन है। और हाल ही में कई रिसर्च पेपर जो हैं, वो मेरे इस पे प्रकाशित हुए। अभी हाल ही में आईसीएचआर, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने भी उसको पब्लिश करा है। तो वन्स अगेन ये सिविलाइज़ेशन को कहना कि ये कोई नॉन वैदिक सिविलाइज़ेशन है, ये पूर्ण रूप से गलत है, वो वैदिक सिविलाइज़ेशन ही है। हम्म। एक और भी है कि सऊदी अरेबिया में मिले हैं कुछ यज्ञ वेदियां, उस पे कुछ कहना है आपका, या आपने कुछ सोचा कि वहां क्यों मिलेंगी, सऊदी में क्यों मिलेंगी? क्या है, फायर वर्शिप जो है, हम्म। वो एंशिएंट टाइम में अधिकांश लोग करते थे। अच्छा। नेचर वर्शिपर हम सभी थे, हम्म, इसीलिए वहाँ पे भी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, और हम्म। वो जो मिले हैं वो लेटर टाइम पीरियड के हैं। अच्छा। तो ऐसा एक थॉट प्रोसेस है कि आर्यन माइग्रेशन नहीं हुआ है, हम्म, इनवर्ड माइग्रेशन नहीं हुआ है, आउटवर्ड माइग्रेशन हुआ है। हम्म। यहाँ से गए हैं, और इसको मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इरानियन टेक्स्ट है ज़ेन-द-अवेस्ता। हम्म, ज़ेन-द-अवेस्ता का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है वेंडी-डाड। हम्म। वेंडी-डाड में इस बात का उल्लेख है कि सप्त सिंधु रीजन से आर्यों का एक बैंड वर्तमान अफ़गानिस्तान और ईरान की बॉर्डर पे जाके सेटल हुआ है। अच्छा। क्योंकि आर्यों का जो मूल स्थान है, वो सप्त सिंधु रीजन है। हम्म, सरस्वती से लेके तो सिंधु नदी तक का एरिया। हम्म। इवन हम गंगा को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जो नदी सूक्त है उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज ऐसा कंटिन्यू नाम चलता है। 21 नदियों का नाम है और वो सिंधु पे जाके समाप्त होता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में, अच्छा। अच्छा। जो कि एंशिएंट मोस्ट टेक्स्ट है। हम्म, तो उसमें ये सप्त सिंधु रीजन जो है, और अवेस्ता बोलती है कि सप्त सिंधु रीजन से आर्यों का एक बैंड माइग्रेट होके वहाँ पे गया है। हम्म, तो इसमें कोई दो राय नहीं, अगर हमको 2000 बीसीई के बाद के कुछ एविडेंस मिलते हैं वैदिक कल्चर के, हम्म। तो वो एज़ ऑब्वियस है, वो यहाँ से लोग गए हैं। इसमें कोई अच्छा, दो राय नहीं। तो ईस्ट की तरफ माइग्रेशन हुआ था, तो हो सकता है वेस्ट भी हुआ हो। भाई ईस्ट की तरफ तो हर जगह गए ना, फिर बिल्कुल हर पॉसिबल है, जगह गए तो बिल्कुल वेस्ट भी तो पॉसिबल है। गए। एक और भी समझ में नहीं आता कि बहुत फनी लगता है मुझे, कि जिस तरह की जिन देशों की सरकारें होती हैं,
उस तरह की वहाँ एक्सकवेशन होती है। और उस तरह के वहाँ, जैसे उदाहरण के लिए जो ये इजिप्ट के जब से ये आए ना, इजिप्ट के क्या नाम है उनका, सीसी साहब, वो इंडिया आए और प्रधानमंत्री से मिले और वहाँ जाके कोई 27 एकड़ या 270 एकड़ ज़मीन दे दी हमें कि आप अपना कोई सेंटर बनाइए वहाँ पे। तो उनकी जो यात्रा थी उसके तुरंत बाद वहाँ पे संस्कृत के लेख भी मिल गए, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिल गई। तो आपको लगता है जैसे हाइपोथेटिकली सऊदी में कुछ मिला हुआ होगा, बहुत पहले मिला हुआ होगा, वो बताएंगे आपको कि हम सॉरी वी आर यू गाइज ओनली। आपको क्यों लगता है, व्हाई वुड दे एवर टेल अस एनीथिंग? हाँ, इसमें तो ये तो पॉलिटिकल एजेंडा तो हर जगह होता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। अब जैसे दूसरा फिर ये भी है कि उस देश की कंडीशन कैसी है। अब ईरान, इराक वाला जो रीजन है ये आर्कियोलॉजिकली बहुत रिच है, जो पहले एंशिएंट मेसोपोटामिया था, इराक और उस तरफ वाला रीजन। लेकिन अब वहाँ खाने के लाले हैं तो आर्कियोलॉजी या रिसर्च कैसे सही होगी? बात है। तो जो नई फैक्ट्स हैं, नए एविडेंस हैं, नए साइंटिफिक एनालिसिस हैं, वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे होना। सेम केस गोज़ विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। खाने के लाले हैं, तो आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री को कितना ही पैसा देंगे, इसमें तो सोचने वाली बात है। तो कभी जैसे कई लोग कहते हैं ईरान लिटरली कंसिडर्स देमसेल्व्स एज आर्यन, ईरान हाँ, शब्द का मतलब भी हाँ, आर्यन होता है। इज इट ट्रू? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि यहीं भारत से ही यही जो सब सिंधु रीजन है, यहीं से जाके लोग वहाँ सेटल हुए हैं और इसी कारण वो आर्यन से, वो आर्यन से ही कहीं ना कहीं ईरान बना, ऐसी उनकी मानसिकता है। देखिए क्या है, दुनिया में हर कोई चाहता है कि मेरा जो पूर्वज हो वो श्रेष्ठ हो, तो आर्यों को क्लेम तो करने की जिस चीज कोशिश। के लिए यहाँ पे लोग दबा रहे हैं, ईरानी उसको बड़े गर्व से कहते पूरी दुनिया ये बोलना चाहती है कि हम आर्यों के हैं असली हमारे वंशज के हैं। असली वंशज हैं। जैसे जर्मनी वाले जैसे कोशिश जर्मनी कर वालों ने रहे बोला था कि हैं। वी आर ट्रू ब्लड, हम आर्य हैं। हाँ। लेकिन वो जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है वो यही है, क्योंकि आर्यों का एक ही ग्रंथ है, वो वेद है। और वेद भारत के बाहर की बात नहीं करते। वेदों में जो जियोलॉजी है या जो ज्योग्राफी की जो बात है, वो सिर्फ और सिर्फ सब सिंधु रीजन की बात है। उसमें गंगा की चर्चा है और उसमें सिंधु तक की चर्चा है। उसके आगे वेदों में, ऋग्वेद में कोई चर्चा नहीं। तो ऐसा कहना कि आर्य कभी जर्मनी के थे या आर्य ईरान के थे, उनके जो टेक्स्ट हैं ये इस बात को टोटली डिनाई कर देते हैं। वो स्पष्ट बोलते हैं कि आर्य जो है वो भारत के ही मूल निवासी है। और मान लेते हैं हाइपोथेटिकली जर्मनी के थे भी, जैसे सबसे बड़ा जो डिबंकिंग तो यही हो गया ना कि जिस जिस जगह से मैं आता हूँ मैं उसी की तारीफ करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, भाई एकदम आज भी एकदम आप, एकदम कॉमन वाजिब बात है। हाँ अब आज भी मैं अपने पूर्वजों की तो बात करूंगा, और भाई मुझे गर्व भी हो, शर्म हो तो ना क्या पता ना करूं, पर गर्व होगा तो जरूर बोलूंगा भाई हमारे पूर्वज ये थे। लेकिन ऋग्वेद में ऐसा कोई विवरण नहीं है, ऐसी किसी ज्योग्राफी की बात ही नहीं है। अब कई लोग बोलने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो ये जिस सरस्वती की बात करते हैं, आर्य शर्मा स्कॉलर हुए, दिल्ली पटना के थे, पटना यूनिवर्सिटी के थे शायद। तो उन्होंने एक किताब लिखी आर्यन माइग्रेशन पे, हु वर द आर्यंस। तो उसमें वो लिखते हैं कि ये जिस सरस्वती की बात हो रही है, क्योंकि 72 बार सरस्वती का उल्लेख है ऋग्वेद में, तो वो माइटी रिवर उनकी बहुत सेक्रेड नदी थी। तो बोलते नहीं, सरस्वती तो कभी थी ही नहीं, वो बेसिकली हरकावती है। और हरकावती असल में अफगानिस्तान में एक नदी है। अच्छा। तो उनका ये कहना है कि आर्य तो मूल निवासी अफगानिस्तान और ईरान के थे, वहाँ से ये भारत में आए। अब इनको ये भी देखना चाहिए, या तो वो भूल गए पढ़ना, कि ऋग्वेद में लिखा है कि सरस्वती पर्वतों से निकलती है और मैदानों से होती हुई जाके सागर में गिरती है, समुद्र में गिरती है। अब ये जो हरकावती है, ठीक है, माना हिमालय से निकलती है, लेकिन ये समुद्र में जाके नहीं गिरती। अच्छा। ये बीच में कोई नॉर्मल एक लेक है, उसमें जाके खत्म हो जाती है। अच्छा। तो जैसा विवरण उसका ऋग्वेद में है सरस्वती का, ठीक है, आपने वो नाम नोमेनक्लेचर से थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी, लेकिन हरकावती जो है वो उस सेगमेंट में फिट नहीं बैठती। हरकावती समुद्र में जाके नहीं मिलती। इसीलिए ऐसा कहना कि हरकावती सरस्वती है और आर्य वहाँ के थे, ये वंस अगेन ये जो इनका सो कॉल्ड प्रोपोगेंडा है, ये आर्कियोलॉजिकली और लिटरेरी फैक्ट्स के साथ फिट नहीं बैठता। एक मेरे पास किताब है उनकी, एमिनेंट हिस्टोरियन नाम से, क्या नाम है उनका, अरुण शौरी जी। अब फिर वही बात है, अरुण शौरी को हम हिस्टोरियन नहीं मानेंगे? सुनिए, तो उनकी उन्होंने बहुत मजे लिए उसमें, जो हाँ। जिनके आप नाम लेना, आर एस शर्मा का जिनका नाम लिया, वो जो डी मंडल है उसका, सबके मजे लिए हैं कि देखो कैसे इन्होंने इतने इतने पैसे लिए, किताबें में नहीं लिखी, और पैसे और ले लिए, कोई किताब नहीं लिखी। बड़ा बड़ा अच्छा डिटेल है, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है उनकी वो। पर मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि भारत की ही ज्योग्राफी ऐसी है जहाँ पे आप जंगल जाके तपस्या कर सकते हो, ना आप जर्मनी में कर सकते हो, ना आप सऊदी में कर सकते हो। केवल अफगानिस्तान में मुश्किल है कि वहाँ भी ठंड, बहुत दिनों तक ठंड पड़ती रहती है। और जंगलों में अगर कंदमूल फल नहीं मिलेंगे खाने के लिए, तपस्या तो भूल ही जाओ। किताबें लिखने के लिए अगर आपको जो जो इंटेलिजेंस चाहिए, वो ऐसा ही मौसम होगा जहाँ पे आप ऐसा कुछ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो ये कहना कि नहीं वो जर्मनी में हुआ और यहाँ हुआ, एक क्या नाम था, कोई थे जिन्होंने लिखा था कि क्रिश्चियनिटी ही कृष्ण नीति है, ऐसे लोग भी हैं इस देश में। अरे लिटरली किताबें हैं भाई, ऐसी ऐसी किताबें हैं, क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है। तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं मार्केट में, जो कुछ भी बुलशिट लिखते रहते हैं।
एक मुझे और भी समझना था, आपको उस थियरी पे आपका कितना यकीन है जो कहा जाता है कि इंडियन इन्वेजन हुआ है पूरी दुनिया का, जो भारतीय थे वो पूरी दुनिया में गए, मतलब वो यूएस तक गए, उनको वहाँ रेड इंडियन कहा गया। मेडागास्कर में आज भी इंडोनेशियंस मिलते हैं जो यहीं से कहा जाता है इंडियन कल्चर से प्रभावित थे बहुत ज़्यादा वो लोग। तो कहा जाता है कि पहले ये इन्वेड कर रहे थे, हर जगह ये जाते थे, फिर उल्टा होना शुरू हुआ। इस पे आपको कितना भरोसा है? देखिए, इन्वेड तो कभी भारत के लोगों ने किसी देश को नहीं करा। हाँ, मतलब कल्चरली कह लीजिए आप। हाँ। कल्चरली हम ज़रूर गए होंगे, हम्म, और वो तो वाजिब सी बात है, हम पिछले 4,500 साल पहले से ट्रेड कर रहे हैं। हम्म, दुनिया को समुद्र लांघ के ट्रेड करना हमने सिखाया। फिर खुद ही बंद कर दिए। हाँ, लेकिन फिर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमको हाँ, बोल दिया कि समुद्र उल्लंघन तो है, वो पाप है। हाँ, हाँ, आप लोगों ने नहीं बोला। हाँ। तो वो इसी कारण तो देश का स्तर ये हो गया, जी। क्योंकि जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी थी, हाँ, हाँ, जब वो ज़िम्मेदारी क्यों थी? क्योंकि आप शिक्षित हो, आप पढ़ रहे हो, आपको मार्गदर्शन करना है। लेकिन जब आपने पढ़ना बंद कर दिया, आपने उस चरित्र, जो आपका चरित्र चाहिए था, आप उससे विमुख हो गए, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं। हम्म, तो दुनिया को सबसे पहले ट्रेड करना हमने सिखाया, कि समुद्र लांघ के कैसे ट्रेड करना। और उसके आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है, और ऋग्वेद भी लिखता है हम्म, कि भुज्जू नाम का एक व्यक्ति है, वो बीच समुद्र में उसकी नौका फंस गई। अच्छा, तो वेरी इंटरेस्टिंग। मरुत हाँ, देवताओं ने उसकी नौका को पार लगाया। हम्म, अब मैंने नाम क्या लिया? भुज्यू। हम्म, आज एक पोर्ट टाउन है भुज, हम्म, गुजरात का जो बिल्कुल, रीजन है उसको भुज बिल्कुल। बोलते हैं। हम्म, लोथल जो है वो गुजरात में है। हम्म, हड़प्पन टाइम्स में ट्रेड वहीं से होता था। तो जब वेद भी लिख रहे हैं भुज्जू का उल्लेख, और वो भुज्जू नाम जो है वो उसके भुज से आया है वो नाम। हम्म, और एंशिएंट टाइम से ही गुजराती सी ट्रेडर रहे हैं। हम्म, तो कहीं न कहीं ये जो रिलेशन है इस सिविलाइज़ेशन में और ऋग्वेद या वेदों में, ये एकदम वेल सेटल्ड है। बिल्कुल। तो हम बाहर गए, हम मेसोपोटामिया में हमारी कॉलोनीज़ थी। हम्म, हम लोग वहाँ परमानेंटली रहते थे। हम्म, तो हम तो बाहर हर जगह से गए, चोल बाहर गए हम्म, समुद्र के रास्ते से। बिल्कुल। तो हम बाहर गए, लेकिन हमने कभी भी हम उसका धर्म छीन लें, या हम उसका चारित्रिक रूप से हनन कर लें, हम वहाँ जाके महिलाओं का बलात्कार कर लें, हम उनके धर्मस्थल तोड़ दें, ये कल्चर कभी हमारा नहीं था। हमने वहाँ जाके उनको श्रेष्ठता कैसे प्राप्त करनी ये सिखाया। इसीलिए हमने बोला कर्णवंतो विश्वम आर्यम, कि हम सारे जगत को आर्य बनाएँगे। तो आर्य कोई जातिगत टर्म नहीं है, हम्म, आर्य गुणवाचक शब्द है। हम्म, आर्य का आज भी आप गूगल करेंगे तो बोलेगा नोबल, हम्म, यानी हम जग को श्रेष्ठ बनाएँगे। हमने ये नहीं बोला कि हम जग को वैदिक बना देंगे, या हम जग को बिल्कुल। हिंदू बना देंगे, या हम हमारा धर्म फ़ॉलो करो ये सोल बना देंगे। हार्वेस्टिंग हाँ, करेंगे। हाँ। हमने बोला कि हम आपको श्रेष्ठ बनाएँगे। श्रेष्ठ व्यक्ति क्या होता है हम आपको सिखाएँगे। तो हम्म, हमारा चिंतन इतना बड़ा था। ठीक है, आप बोलते हो महाभारत कल्पना, रामायण कपोल कल्पना, हाँ ठीक है 5000 साल पुरानी है। ये तो आप मानते हो। चलो आप मानते हो कि एक 3000 साल पुरानी है। 3000 साल पुराने में भी हमारा दर्शन कितना उच्च कोटि का था। बिल्कुल। हमारा चारित्रिक दर्शन कितना उच्च कोटि का था। सोच नहीं पाते थे आप। आप सोच नहीं सकते थे कि हमने ऐसी-ऐसी बातें करी उसमें, बिल्कुल। कि एक मनुष्य के जीवन में क्या-क्या हो सकता है, उसको कैसे उन सब से डील करना है, वो सारी बातें हमने उसमें करी। तो अगर आप उसका भी हमसे मुकाबला कर पाओ तो कर लो, वो भी आपके लिए संभव नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बात कर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर पता नहीं लोग इस बात को चाहे कैसे लेंगे, आई डोंट केयर। दुनिया के अंदर हमारा भय है। उनको भय है कि अगर आयुर्वेद जेनुइनली सीख गए लोग ना, तो एलोपैथी का धंधा बंद हो जाएगा। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। मतलब दे आर स्केर्ड। अगर इन्होंने मौत को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया तो डरेंगे ही नहीं मौत से। डरेंगे नहीं तो लाइफ एक्सटेंड कैसे होगी? लाइफ एक्सटेंड नहीं होगी तो हमारी दवाएँ कौन खरीदेगा? मुझे लगता है कल्चर से भय जो है वो इस बात का है कि कहीं न कहीं दहशत में हैं लोग कि इनको मत उभरने दो। ये उभरेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए क्या है, ये जो अभी राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है, हुँ, क्यों नहीं चाहते कि हम राष्ट्रवादी बने? हुँ, क्योंकि राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट, भारत में राष्ट्र मतलब सांस्कृतिक परिकल्पना है। हम कभी पॉलिटिकल एंटिटी की बात नहीं करते। हुँ, हमने पॉलिटिकल सीमाओं की बात नहीं करी। यजुर्वेद लिखता है कि जहाँ तक यज्ञ का धुआँ जा रहा है वो राष्ट्र है। हुँ, इसका मतलब क्या है कि जहाँ-जहाँ यज्ञ पूजा करने वाले लोग रह रहे हैं वो सब एक राष्ट्र है। वो सब एक एक परंपरा का अनुयायी, मतलब वो एक राष्ट्र। तो हमारी जो जड़ें हैं वो सांस्कृतिक जड़ें हैं। हम हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जिस दिन टूटेंगे, उस दिन इस राष्ट्र का भी विखंडन हो जाएगा। हुँ, ये राष्ट्र टूट जाएगा। इसीलिए क्यों, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, या आपने चाहे एलोपैथी की बात करी होगी, हम आयुर्वेद को हीन मान लें। वो तो चाहते हैं कि एक बार बस ये अपने कल्चर से अलग हो जाएँ। जिस दिन ये अपने कल्चर से अलग हो जाएँगे, उस दिन इस देश को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों पाकिस्तान हमारे हाथ से गया? क्यों बांग्लादेश हमारे हाथ से गया? क्योंकि हम अपने कल्चर से अलग हो गए। जब-जब हम कल्चर से अलग होंगे, हम टूटेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जैसे अभी ये जेन ज़ी के बच्चे हैं, इनको अपने पूर्वजों को घटिया दिखवा दो। अरे सब घटिया थे। इनके अंदर अपने पूर्वजों से कट ऑफ कर दो। जैसे ही कट ऑफ हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा कि अगर अपने पूर्वजों पे गर्व ही नहीं है आपको, तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है कौन क्या कर रहा है? आप तो मतलब वो हैं जो हवा में जो उड़ता हुआ तिनका है कि कोई किसी तरफ भी ले जाए, हू केयर्स? ठीक है? एक ज़रा पिक्चर ढूँढना, वो इराक की पिक्चर है।
उस पे बड़े सवाल उठे थे। इराक में एक पिक्चर है, इसमें बजरंगबली जैसा एक व्यक्ति दिख रहा है और एक व्यक्ति तीर धनुष बाण लेके खड़ा है उसके सामने। मैं आपका एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहता हूँ। क्या है कि ये लिखा कंबोडिया है ना, में राम फुटप्रिंट्स ऑन इराक्स क्लिफ। हो सकता है ना, देखिए क्या है कि अब नेशनल बाउंड्री अभी हम मान रहे हैं, पहले तो हमारा आना जाना था वहां तक, हम तो कंबोडिया तक भी गए, इंडोनेशिया तक भी गए। बिल्कुल। तो इराक कितना दूर है, एक बार अगर हम मैप पे देखेंगे तो ईरान इराक कोई दूर नहीं है भारत से। ये तो अभी वो क्या बोलना चाहिए कि ये POJK वाला मामला जो है, थोड़ी सी दूर जाएंगे तो ईरान चले जाएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए ये कोई बड़ी बात है नहीं वहाँ। हाँ। तो मैं इस पे जानना चाहता था आपका क्या ओपिनियन हाँ है। बिल्कुल, और राम जी का अंकन है, नीचे हनुमान जी है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अच्छा, वही है ना। अच्छा। और ट्रेडर्स गए हमारे, उन लोगों ने वहाँ पे, अब व्यापारी जाएंगे तो पैसे की पूजा तो हर कोई करता है, उन्होंने बोला ये लो पैसे और बना दो, तो बनाना ही पड़ेगा। आपको ये एक बड़ी अच्छी थियरी है कि चाइना हमारा शिष्य हुआ करता था। चाइनीज लोग जो थे वो यूजुअली हमारी तरफ देखते थे कि ये क्योंकि धार्मिक रूप से ये क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक रूप से ये क्या कर रहे हैं, उसको हम फॉलो करेंगे। क्योंकि फायान है या हुएनसांग है, जी। वो भारत आए और यहाँ से सब मटेरियल लेके गए। और पर क्रेडिट देना नहीं भूले। नहीं, उनने लिखा कि हम भारत आए। कर्टसी नहीं भूले। हाँ, नहीं, उनने अपने यात्रा विवरण में लिखा कि हम भारत जैसे आए। अल गजाली वगैरह भूल गए, पर वो नहीं भूले। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, उनने लिखा बुद्धिज्म यहीं से गया। हाँ। बुद्धिज्म चाइना में वहीं से गया। तो नागा लोग जो हैं, अब हम बोलते हैं कि वो वहाँ वैदिक कल्चर नहीं है, ये सब नहीं है ना, हम हमारे मरते हैं तो बोलते हैं ना वैतरणी पार करा दें। और वैतरणी पार कौन कराता है? गरुड़ जी। इसलिए गरुड़ पुराण होता है मरते हैं जब। बिल्कुल। तो अब ये जो वैतरणी है, ये वैतरणी नदी नागालैंड में है। अच्छा। और वो गरुड़ को पूछते हैं, और उनको पता है कि यार पार अपने को गरुड़ जी लगाएंगे। तो कनेक्शन तो नागालैंड से है उसका। लेकिन हमको पता ही नहीं है, हम तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं बढ़िया मरने के बाद में। लेकिन वो हमको नहीं पता वैतरणी नदी का है, लेकिन नागा लोगों को पता है वैतरणी नदी का है। हमारा देश इकलौता है जहाँ कर्मनाशा नाम की नदी बहती है। लिटरली नाम है उसका, कर्मनाशा। और कहा जाता है इसमें नहाना मत, कि कर्म जो अच्छे कर्म उनका नाश हो जाएगा। मतलब मैं तो ये पढ़ के आश्चर्यचकित हो गया, मतलब कर्मनाशा नाम की नदी और मना किया था मत नहाओ इसमें। देखिए क्या है, उसमें भी देखना पड़ेगा। प्रयागराज में हम मानते हैं कि संगम है गंगा यमुना और सरस्वती का, लेकिन हमारा फिर मुखौल उड़ता है कि वहाँ तो 2 ही नदियाँ हैं, तीसरी तो है ही नहीं। और फिर हम जैसे लोग बोलते हैं कि सरस्वती नदी तो राजस्थान हरियाणा में बहती थी, तो वहाँ संगम क्यों है? तो ये देखना पड़ेगा कि सरस्वती निकलती थी बांदरपुंछ ग्लेशियर से, नीचे जब आती थी तो 2 भागों में विभक्त होती थी। उसकी जो पूर्वी ट्रिब्यूटरी थी उसका नाम था तमसा, आज उसको टोंस बोलते हैं। 2000 BC और इसके आसपास या उसके थोड़ा सा पहले ये जो टोंस नदी है ये जाके यमुना में मिलने लग गई। अच्छा। तो वो मूल नदी तो सरस्वती है, यानी सरस्वती का एक भाग जो है वो कहाँ चला गया? वो यमुना में चला गया। और लेटर ऑन यमुना ने अपना मार्ग चेंज करा, वो डाइवर्ट हुई और वो चली गई गंगा में। तो इस प्रकार वो जो प्रयागराज है, वहाँ 3 नदियों का पानी वास्तव में आ रहा है। तो ये हमको साइंस ने नहीं बताया, ये फोकलोर्स में था कि तमसा ने अपना मार्ग चेंज करके वो यमुना में चली गई। तो हमने मान लिया कि अब उसमें 2 नदियों का पानी, यमुना का भी पानी और सरस्वती का भी पानी। इसीलिए हमने बोला कि वहाँ संगम है तीनों नदियों का। तो ये फोकलोर की जो हिस्ट्री है हमारी, और अब तो ये सारी बातें जो ये जियोलॉजिकली प्रूवन है। पर मैं एक और नई चर्चा करता हूँ आपसे। आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया की जो सबसे बड़ी लैब है वो 27 किलोमीटर की लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, जो वहाँ पे स्विट्जरलैंड में और 2-3 देशों में मिलकर बनी हुई है। 27 किलोमीटर की लैब में बैठ के, सबसे बड़ी लैब में, और हम ज्ञान पेल रहे हैं पूरे यूनिवर्स का। और एरोगेंस देखिए कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, इसके आसपास मत कुछ बोल देना। साइंटोलॉजिस्ट हैं हम लोग। आश्चर्य नहीं होता आपको? मतलब ये कौन सा एरोगेंस है कि जो बातें लिखी हैं मेरी समझ में, चूंकि वो नहीं आ रही हैं, और मेरा जो एक मेरा सोचने का दरिया है जो 27 किलोमीटर तक हो सकता है मैक्सिमम, और मैं ज्ञान पेल रहा हूँ पूरी दुनिया को कि मैं अब जो कहूंगा वही सही है। और हम और आप जैसे लोग भी हर बात में कहते हैं साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि हम बड़े महान थे। हु केयर साइंस क्या कहता है? मेरा ये मानना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस ने क्या बोला? ओ दिस वर्ल्ड माइट बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस, इट माइट बी अ मैट्रिक्स। अबे साले 2-4 हजार साल बोले सब माया है, माया ने रचा हुआ है संसार। मतलब जो अरविंद श्रोडिंगर कहता है कि अगर आप अद्वैत जानते हैं तो जो मेरी थियरीज आपको आसानी समझ में आ जाएंगी, है ना। ओपनहाइमर कहता है कि मैं बम फोड़ने वाला कहता है कि विष्णु कहते हैं अर्जुन से कि मैं खुद मृत्यु का देवता हूँ, भगवत गीता में। वो क्या नाम है, हाइजेनबर्ग हमारे कोट करता है कि अगर आप अगर आपने उपनिषद पढ़े हैं तो मेरी थियरी तो आप समझ जाएंगे बैठे बैठे। व्हाई डू आई नीड एन अप्रूवल फॉर सम गाय हु इज सो कॉल्ड साइंटिस्ट? मेरे को नहीं चाहिए अप्रूवल भाई तेरी। तू मेरी बातों को प्रूव करे जा रहा है, तूने कुछ नया नहीं उखाड़ा आज तक। तू खाली बार बार झक मार के मेरी बात को बोलता है ये भाई जो आपने कहा था वो सही है। मुझे सच बता रहा हूं आपसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साइंस क्या कहता है, क्योंकि मुझे जो लगता है कि लॉजिकल है। साइंस क्या कर रहा है इस समय?
साइंस जो कहते हैं ना, प्रकृति और ईश्वर, प्रकृति को नारी कहा गया, ईश्वर को पुरुष कहा गया है। मुझे लगता है साइंस इज डेफिनेटली ए पुरुष, क्योंकि एक फूल जो खिल रहा है, साइंटिस्ट को पूछो क्या है सबसे पहला काम, फूल तोड़ता है वो, किसी को मार के फिर वो बताता है इसमें भाई साहब ये भी था, इसमें ये भी था, इसमें ये भी था, और ये इन इन एटम से मिलके बना है। साइंस इज अ ब्लडी रेपिस्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, स्पेशली आवर प्लैनेट अर्थ। रेप कर रहा है पूरे अर्थ का। जो गाड़ियां बनाई हैं, जो भी जितनी भी चीजें अपने आप को एडवांस बता रहे हैं, हम बड़े एडवांस हो गए। यू ब्लडी रेपिंग दिस प्लैनेट। व्हेन डिड यू लर्न व्हाट इज सस्टेनेबल ग्रोथ? क्या सस्टेनेबल ग्रोथ है आपकी? जो कुछ भी आप बना रहे हो वो डिस्ट्रक्टिबल है, वो कभी प्रकृति के साथ मिलता ही नहीं है, कुछ नहीं मिलता आपका। आप रेप कर करके चीजों को बनाते हो, और हमें क्यों जरूरत पड़ती है उसको अप्रूवल लेने की? आई डू नॉट अग्री विद दिस थॉट। स्पेशली सनातनी लोगों को जरूरत है कि साइंस अप्रूव करेगा तो हम महान बन जाए। इट्स बुलशिट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी अप्रूवल, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रिक्ट मानना है कि साइंस मुझे जस्टिफाई नहीं करेगा। क्योंकि जो टाइम डायलेशन, आप मुचुकुंद की कहानी पढ़िए, टाइम डायलेशन आपको मिल जाएगा वहीं पे। मल्टीवर्स, आप बजरंगबली की कहानी पढ़िए, जो भगवान राम की जो रिंग ढूंढने चले जाते हैं वो। मल्टीवर्स में भगवान क्या कहते हैं उसे, कृष्ण की कहानी पढ़िए, ब्रह्मा उनसे मिलने जाते हैं। भाई आप जो मुझे अब ज्ञान जो सिखा रहे हो, मैं कथाएं थी तो उनको मुझे लगता है ऐसे ही है, फिर मैं थोड़ा सा फोकस में नहीं कथा के रूप में कह रहा है, पर बात वही है तुम कहना चाहते हो, वही बात बोल रहा है ये भी कथा के रूप में कह रहा है। तो व्हाई डू आई नीड अ साइंस अप्रूवल? आपको क्या लगता है, व्हाई डू वी नीड इट? क्या है, इतने लंबे समय तक गुलाम रहे अपन, तो हमारा जो माइंडसेट है वो वैसा ही हो गया है। हम्म हम अब फ्रंट फुट पे खेलना भूल गए हैं असल में। हम्म 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 तो ये हम्म वो परतंत्रता और गुलामी का असर है कि हम हम्म बार-बार जस्टिफिकेशन माँगते हैं इधर-उधर से। तो वुंडेड हाँ, सिविलाइजेशन वो जो वीएस नाइपॉल कह के गया था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अभी हमारा गया नहीं है। गया नहीं है। हाँ हाँ। उसको जाने में बहुत समय लगेगा। अच्छा। तो जनरेशन जब निकल जाएँगी, हम्म। तब वो उस जनरेशन अगली जनरेशन में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ। अभी हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी थोड़ा कम हुआ है, हम्म लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चला गया है एकदम। अभी भी हम वेस्ट की तरफ देखते हैं कि वो प्रूव कर देंगे, हम्म तो सब ठीक हो जाएगा। वो कह देंगे कि तुम महान हो तो हाँ, हम तो महान हम हो जाएंगे। मानेंगे, नहीं तो हाँ बाकी तो गड़बड़ चलेगी। हाँ हाँ जैसे हाँ आज भी रिसर्च पेपर भी पब्लिश करना होता है, तो इंडियन जर्नल, हाँ ठीक है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन होगा तो हम बहुत बड़ी बात मानते हाँ हैं। हाँ हाँ, अरे क्यों माने? हम्म हम बार-बार बोलते हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाना है। अरे क्यों? हम पहली यूनिवर्सिटीज़ हमने बनाई और हम बोल रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाना है। हमारे अंदर तो कमी थी ही नहीं क्षमताओं की। हम बोले ना कि यहाँ बीएचयू जाएँगे पढ़ने, हाँ डीयू जाएँगे हाँ पढ़ने। हाँ हाँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ खराब थोड़ी हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो एक इन्फीरियरिटी नहीं, कॉम्प्लेक्स वो हमारे अंदर है। रिजर्वेशन भी दे रखा है हमने, अब खराब वो नहीं तो है। खैर हमने ऐसा थोड़े हम कहीं पीछे थोड़े हैं, चीजों में हम इतने भी आगे नहीं है, है ना? तो एक बात बताइए, सरकार को खुश करने के लिए एक्सकवेशन कितनी बार हुआ है इस देश में, जहाँ सरकार को खुश करना है? सरकार को खुश करने के लिए तो एक्सकवेशन कभी नहीं हुआ। अच्छा। अब जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अभी भोजशाला का एक्सकवेशन हुआ। जी। तो भोजशाला का एक्सकवेशन सरकार को खुश करने के लिए नहीं हुआ। हम्म एक डिस्प्यूट है 2 धर्मों के बीच में, हम्म उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना है। तो ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम्म आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं। राम मंदिर का केस था। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि नहीं मस्जिद है, हिंदू पक्ष का कहना था कि नहीं मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है। एक्सकवेशन हुआ, स्पष्ट हो गया कि पहले मंदिर था नीचे, हम्म उसके बाद उसके रिमेन्स और उसको तोड़-फोड़ के मस्जिद बनाई है। सेम केस गोज़ विथ काशी विश्वनाथ। एक्सप्लोरेशन हुआ, हिंदुओं का कहना था हमारा मंदिर है, मुसलमानों का कहना था ज्ञानवापी मस्जिद है। मुसलमान अपना आलमगीर की किताब ही पढ़ लें, अब हमसे क्यों बहस कर रहे तो इन सबसे तो सरकार को खुश करने के लिए एक्सकवेशन नहीं होते। हैं? कोर्ट को खुश करने के लिए होते हैं। कोर्ट जो ऑर्डर देगी उस पे एक्सकवेशन होगा। दूसरा फिर ये भी है कि हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एक्सकवेशन रिपोर्ट्स में तो सच बात लिखी जाती थी, हम्म लेकिन मेन स्ट्रीम बुक्स में उसको कभी नहीं आने दिया जाता था। अच्छा। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल राखीगढ़ी में यज्ञ वेदियाँ मिली, हम्म ये लिखा 97 में, हम्म 97-98 की रिपोर्ट्स में, लेकिन वो टेक्स्ट बुक में कभी नहीं आया। अच्छा। क्योंकि टेक्स्ट बुक में आ जाता तो ये हो जाता कि ये सिविलाइज़ेशन तो वैदिक सिविलाइज़ेशन है। हम्म तो ये ज़रूर हुआ है। मुझे ऐसा लगता है एएसआई ने तो अपना काम ईमानदारी से करा, लेकिन उस समय जो सरकारें थीं, उनने कभी भी उन बातों को पब्लिक डोमेन में आने नहीं दिया। इसके कारण ये सारा जो विवाद है ये खड़ा हुआ। एएसआई तो पहले ही बोलता था कि ये सब मस्जिद जो हैं, ये अधिकांश मस्जिदें मंदिरों को तोड़ के बनी हैं। हम्म खाली एएसआई नहीं बोलता था, अंग्रेज़ भी बोल के गए थे। अच्छा। भोजशाला का जो इतना डिबेटेबल टॉपिक इस समय है, उसमें रेफ़रेंस कहाँ से मिल रहा है? 1896 के गज़ेटियर से मिल रहा है। अच्छा। अंग्रेज़ों ने लिखा कि ये जो मस्जिद है, ये हिंदू मंदिर के रिमेन्स पे खड़ी हुई है। हम्म कहीं ने तो ये भी लिखा कि ये हिंदू मंदिर ही है। हम्म बेसिकली संस्कृत टीचिंग का स्कूल था, उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने। हम्म अब उस समय तो अंग्रेज़ों को क्या लेना-देना था किसी विचारधारा से, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी यही लिखा। बाद में जो एएसआई ने सर्वेस करे, एएसआई की जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, जैसे कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम
पार्ट 7 है परमार इंस्क्रिप्शन का, उसमें भी यही लिखा कि ये मूल रूप से मंदिर ही है। तो एएसआई ने तो अपना काम ईमानदारी से करा, आर्कियोलॉजी ने अपना काम ईमानदारी से करा। जो गवर्नमेंट जिनके हाथ में सत्ता रही, उनने इस देश के साथ बेईमानी करी और इतिहास की एक भी किताब में इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं होने दिया। हम दूर क्यों जाएं, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम है, मूल रूप से हिंदू मंदिरों को तोड़ फोड़ करके पूरी मस्जिद बनी है, जो कुतुब मीनार के पास। कुतुब मीनार हाँ, सो कॉल्ड आप बोलते हैं कि वो पहली मस्जिद है नॉर्थ इंडिया की, अरे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के बनी है। उसमें तो कुछ प्रूफ भी नहीं करना। लेकिन क्यों आपने उसको हिस्ट्री की किताबों में सम्मिलित नहीं करा, जानबूझ के नहीं करा, बोर्ड भी नहीं लगा था बाहर कि ऐसा ऐसा है, उसकी क्लियर है, उसकी सत्यता आपने नहीं बताई वहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनको, तो अब जाके बोर्ड लगा कि यहाँ बोर्ड लगा, ये लोगों को पता होना चाहिए कि सच क्या है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के इंटरफेरेंस से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम सत्य लिख भी देंगे तो सरकार उसको जगह नहीं देगी। आज भी ऐसा है कि मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, नवभारत टाइम्स के लिए, फैक्ट्स पे होते हैं, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो उनके विचार को सूट नहीं करते, इसलिए हिंदू जैसा अखबार कभी मुझे नहीं लगता कि मेरे आर्टिकल्स एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैं उनके जो रीडर्स हैं या उनका जो लेफ्ट ओरिएंटेशन है उसको फुलफिल नहीं करता। जबकि किसी ब्राह्मण का एक बार है वो भी ये रिकॉर्ड। मुझे एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अरुंधति रॉय है या प्रणव रॉय है, ये लोग असल में क्रिश्चियंस हैं, अपना पूरा नाम नहीं लिखते। ये कौन सी चिंदी चोरी है, मैं वो समझ नहीं पा रहा। ये क्या बदतमीजी है भाई, आप अपना मतलब कम से कम आइडेंटिटी तो बताओ। अरुंधति रॉय नाम लेके जब आप हिंदुओं की बुराई करती हो, तो जो बेचारा गरीब हिंदू है, जिसने किताब नहीं पढ़ी है, उसको लगता है कि देखो भाई ये भी हिंदू ही है, ये मेरे ही धर्म के बारे। एक तो हम हिंदू वैसे बड़े गिल्ट रिडन लोग हैं, पता नहीं कहाँ से इतना गिल्ट आया वो हमारे अंदर, मतलब इतना गजब का गिल्ट है हमारे अंदर कि हम जाता ही नहीं, साला कुछ भी हो जाए। ऊपर से ऐसे लूजर्स अपना नाम नहीं बदलते, है ना, और ऐसी बकवास करते हैं, हमें लगता है कि देखो हमारे ही देखो हमें सुधारना चाहता है ये। इस पे आप क्या कहेंगे? वो एक टर्मिनोलॉजी है क्रिप्टो क्रिश्चियन, कि हैं तो क्रिश्चियन लेकिन ऑन पेपर नहीं बताते कि हम क्रिश्चियन हैं। हाँ। क्योंकि जब ये बताएंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर असल में जनसंख्या है कितनी क्रिश्चियन होगी इस देश में। तो ऐसे क्रिप्टो क्रिश्चियन जो हैं वो बहुत हैं। अच्छा। लेकिन ऑन पेपर क्रिश्चियन आज भी 1-2% ही है इस देश में, लेकिन हम देखें तो उससे ज़्यादा होंगे प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस। 10% मानेंगे? हाँ, प्रैक्टिसिंग अच्छा। क्रिश्चियंस इतने होंगे, और जो प्रैक्टिसिंग नहीं है लेकिन माइंडसेट वैसा ही है। आजकल के यूथ का माइंडसेट तो वैसा ही है, क्रिश्चियनिटी का जो माइंडसेट है कि फक द वर्ल्ड, तो वो क्रिश्चियनिटी का नहीं है माइंडसेट, क्योंकि अमेरिका भी परेशान मॉडर्न है, मॉडर्न राइट विंग क्रिश्चियनिटी, अमेरिका बहुत परेशान है। मॉडर्न हाँ, क्रिश्चियनिटी का जो माइंडसेट है, बट वो क्रिश्चियनिटी वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नहीं वो है। तो दे वो जो हेट हाँ जीसस एंड दे हेट वो तो एवरीबॉडी। उनका तो हाँ वो बोले हार्डकोर लोग हैं, हाँ हाँ हाँ। हमसे ज़्यादा कट्टर हैं वो। लेकिन हिंदुओं में तो कट्टरता है भी नहीं वैसे। नहीं नहीं, हम तो उसी बात में गर्व है हमें कि हम कट्टर नहीं है। वी आर फ्लूइड लाइक वाटर। नहीं, अगर हम कट्टर होते तो कोई दूसरा बचता ही नहीं इस दुनिया में। नहीं, पर हमें कट्टर होना चाहिए शायद। कट्टर होने में कोई बुराई नहीं, मेरे हिसाब से कट्टर होने में कोई बुराई नहीं है, कट्टर होना चाहिए हमको। लेकिन जब आप एक्सकेवेशन करते हैं, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? कि जैसे मान लेते हैं कि मेरा जो गांव है वहाँ भी एक माउंड है, और मुझे डाउट है कि वो किस बात का माउंड है। मतलब जैसे ऊपर से क्या है कि हमारी जो कथाएं हैं, जो मेरे पूर्वजों की कथाएं हैं, तो हम वो शुरू होती हैं कि वहाँ पे एक लिंग महादेव जो हैं उदयपुर में, उनके बगल में 40-50 किलोमीटर दूर से मेरे पूर्वज जो है वो वहीं से होके गया जा रहे थे, गया करने के लिए वो। तो वहाँ पे भीलों का राज्य था, जौनपुर में भील राजा था वहाँ का। तो उनके जो जो उनका वो था, जो कारवां था उनका, उस पे हमला हो गया, और उस हमले में जो है उनके 1-2 भाई मार दिए गए, उनकी पत्नियां उठा ली गई, और जो जो भी उस समय होता था वो हुआ। तो वहाँ से वापस आए उदयपुर में, और फिर अपने लोगों को लेके गए, और फिर वहाँ पे उनको उन्होंने काट डाला सबको। इसीलिए मेरे गाँव का नाम कटौना पड़ा है, क्योंकि उनको सबको काट-काट के उस गाँव को बसाया उन्होंने। तो वहाँ पर भी एक माउंड है, पर ऐसा ना हो कि आप वहाँ खुदाई करें और मेरे पूर्वजों पर नेगेटिव निकल के आ जाए कि नहीं लो नहीं, जी। ऐसा नहीं, नहीं ऐसा हाँ, नहीं। हाँ, माउंड है, मतलब ऐसा है कि उस टाइम पीरियड में उस पूरे एरिया में हाँ। शुंग कुषाणों का बहुत लंबा हैबिटेशन रहा। अच्छा, जौनपुर की तरफ। हाँ। अच्छा, नदी कितनी दूर है? बगल में ही है, बिल्कुल, मतलब जैसे उस माउंड से तो शायद 800-700 मीटर दूर है नदी। कौन सी नदी है? वरुणा, जिसके हाँ, नाम पे तो बनारस का नाम वाराणसी है। वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वो कोई अर्ली हिस्टोरिक माउंड होगा 100%, अच्छा, फर्स्ट सेकंड सेंचुरी बीसीई का। हाँ। क्योंकि उस पूरे यूपी में ही, यूपी बिहार में पूरे में फर्स्ट सेकंड से कुषाणों के टाइम पे बहुत बहुत बड़े बड़े हैबिटेशन बने। तो वो गांव गांव में है, उसमें अच्छा। कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये तो कहानियाँ काफ़ी रहती हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकली स्पीकिंग तो अर्ली हिस्टोरिक माउंड्स जो हैं वो यूपी बिहार, यूपी में तो भरे पड़े हैं। अच्छा, हर गांव में आप जाओगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा। अच्छा, और मुझे बताइए, जैसे मान लेते हैं हाइपोथेटिकली किसी को इस तरह से एक्सकवेशन करना है, तो कोई नौसिखिया एक्सकवेटर है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए उसको कि नहीं, तो भाई? नौसिखिया तो कर नहीं पाएगा, अच्छा, क्योंकि विदाउट एएसआई परमिशन एक्सकेवेशन होता नहीं। मेरे गाँव का है, हमारी ज़मीन है, ग्राम सभा हम कर लेंगे। नहीं कर सकते आप। अच्छा, नहीं कर सकते? कि ये क्या बात, अपराध है, गुंडागर्दी है सरासर? कानून अपराध है। अच्छा, अगर पर आपको उसमें बिल्डिंग बना खोदना है, सकता हूँ मैं? नहीं बिल्डिंग भी नहीं बना सकते। बन गई है? अब वो बन जाती है वो अलग है, हाँ, कानून तो टूटता ही है इस देश में, हाँ, वो तो हाँ। हर जगह हो रहा है।
लेकिन कानूनन अपराध है। अच्छा। खोद नहीं सकते आप। कुछ भी ज़मीन के नीचे से मिलेगा, उसकी कीमत 10 रुपए से ज़्यादा है, हाँ। तो वो सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए। अच्छा। एक्ट है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक्ट है। भारत ने भी उसको अमेंड करके उसको एज़ इट इज़ रखा, वो हाँ। ठीक भी है। तो आप बिना अनुमति के खोद नहीं सकते। हुँ। तो आप जब लाइसेंस माँगने जाओगे तो आपका बायोडाटा देना है आपको। तो एक्सपीरियंस से समझ आया कि यार इस आदमी को कुछ ट्रेनिंग ही नहीं है, तो ये कहाँ से कर लेगा? हुँ। तो वो लाइसेंस ही नहीं देते। अच्छा, इल्लीगल करोगे, जेल में डाल देंगे। अच्छा। मतलब ब्यूरोक्रेटिकली आपको मना किया गया है कि आप नहीं कर सकते इस काम को। लेकिन कई जगह होता है, गेती कुदाड़ी लेके सोना निकालने के लिए खोद देते हाँ, हैं। मिले हैं लोगों को? मिलता भी है, खूब अच्छा, मिलता है, अच्छा, खूब मिलता है। अच्छा। मांडी करके एक जगह है हाँ, मुज़फ्फरनगर में, हाँ। टनों से सोना निकला था। अच्छा जी। हरप्पन गोल्ड था। अच्छा, लेके भाग गए लोग। हाँ, कुछ एएसआई के हाथ में आया, कुछ नहीं मिला। हाँ। और ओनर जो था वो बाद में उसको मिला होगा, तो उसने स्मगलिंग करने की कोशिश करी। तो जो स्मगलर थे उन्होंने सोना भी ले लिया और मर्डर भी कर दिया। अरे बाप रे! हाँ, हाँ। तो ऐसा भी हुआ है। अच्छा। सोना खूब मिलता है। हुँ, हुँ। मतलब कर लें हम लोग भी। अच्छा, एक एक और सवाल है। एएसआई की डिसऑनेस्टी को लेके एक सवाल है। जितने भी हिंदू मंदिर टूटे हुए हैं, एएसआई कहता है हम हिस्टोरिकली इसको एज़ इट इज़ रखना चाहते हैं, इसलिए हम इसको कुछ नहीं बनाते। पर हुमायूँ की टोम्ब को जब टूटेगी तो हम उसको फिक्स कर देंगे। क्यों है ऐसा? क्या है, हुमायूँ का जो टूम्ब है, पहले तो वो वर्ल्ड हेरिटेज है। हुँ, तो उसका वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपको उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अच्छा। पहली चीज़। दूसरा ये है, जहाँ तक बात है रिकंस्ट्रक्शन की, तो ये तो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि आप फिर से नहीं बना सकते। हुँ, अगर आपके पास कोई ड्राइंग है या फ़ोटो है कि ये मंदिर ऐसा था पहले, हुँ। तो आप उसको, और वो आपको उसी मंदिर के रिमेन्स मिल रहे हैं, तो आप फिर से उसको खड़ा कर सकते हो। लेकिन आप न्यू एडिशन उसमें कर नहीं सकते। मार्तंड सूर्य मंदिर, सब प्रूफ्स अवेलेबल हैं कि मंदिर है वो। कैलाश टेम्पल में नाक टूटी हुई है, पैर तोड़े गए हैं, सर तोड़ा गया है। 64 योगिनी मंदिर में तोड़े गए हैं। उनको तो ठीक कर सकते हैं, वो तो प्रूफ के साथ है हमारे पास, वो क्यों नहीं करता ये सही? अब वो क्या है कि जैसे आपने कैलाशनाथ टेम्पल का बोला, हुँ, वंस अगेन वो भी वर्ल्ड हेरिटेज है। हुँ। हम उसमें अल्टरेशन नहीं कर सकते। जैसा है वैसा ही दिखाना पड़ेगा। तो तभी हुमायूँ तो का वो, टूम्ब क्यों फिक्स किया गया? मैं दोबारा उसी पे आ रहा हाँ, हूँ। हाँ, उसका टूम्ब क्यों फिक्स वो किया गलत टूट रहा हुआ था? उसमें तो। आगा खान तो ट्रस्ट ने वो, हिपोक्रेसी हाँ, है ना ये? वो आगा खान ट्रस्ट ने करा था, उसमें बहुत क्या बोलना चाहिए, क्रिटिसिज़्म हुआ कि ये क्यों करा आपने? हुँ। तो तो हम भी क्रिटिसिज़्म झेल लेंगे, थोड़ा बना लेंगे, नहीं वो, मूर्तियों को ठीक कर लेंगे। अब एक तो वो रॉक कट है, आप उसको कैसे ठीक करोगे? हुँ, कैलाश टेम्पल जो है वो रॉक कट है। वो कोई जोड़-तोड़ के तो बनाया नहीं किसी चीज़ से, स्ट्रक्चरल मॉन्यूमेंट वो है नहीं। तो आप हुँ, उसको ठीक कर नहीं पाओगे। हुँ। कैसे जोड़ोगे उसमें? क्योंकि उसमें कुछ जुड़ा है ही नहीं। फिर हमारे एक व्यक्ति ने वो केस किया था कि भई हमें भगवान विष्णु की मूर्ति को ठीक किया जाए। तो हमारे खजुराहो वाले मामले में हाँ, करा था फिर शायद। हमारे एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, हुँ, जिन्होंने कहा कि इतने पावरफुल हैं भगवान तो उन्हीं से बोलो। उन्हीं से बोलो। अच्छा, मैंने उन चीफ जस्टिस को लेटर लिखने की कोशिश करी, फिर मैंने रोक लिया अपने आप को। मैं चाहता था वो जो है वो अफ़गानिस्तान में जाएँ और वहाँ पे जो जो बामियान की जो टूटी हुई मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे हमारे भगवान बुद्ध से कहें कि वो भी दोबारा बनवा लें उनको। मैं जानना चाहता हूँ उनका जवाब क्या आता है उसपे, मैं थोड़ा हुँ, क्यूरियस था उस सिस्टम तो पे। आज भी देखिए गड़बड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, सिस्टम तो आज भी भारतीय विचार का तो नहीं है, ऐसा लगता है। हुँ। पुराने लोग आपको हैं, लगता है कभी बदलेगा? बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। हुँ, बदलेगा तो सही, परिवर्तन तो संसार का नियम है। आगे ना पीछे हुँ। बदलेगा। और ग्लोरी की बजाय वो हो गया नेगेटिव हो गया, आप तो बदलाव के चक्कर में पता चला आप जो जिस चक्कर में थे वो बदलाव नहीं हुआ, उल्टा ही बदलाव हो गया फिर। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल स्तर पे हम क्या कर सकते हैं वो ज़्यादा, कर ही रहे हैं। हाँ, कहाँ कौन गवर्नमेंट में क्या कर रहा है बताओ? अब इन्हीं की बात कर लेते हैं, अभी करंट गवर्नमेंट की क्या हो रहा है जो आपको लग रहा है कि नहीं, नहीं, धर्म के लिए ये हो रहा है, सिवाय जो लिप सर्विस के अलावा क्या दिखता है आपको कि लगता है हाँ भाई चलो बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक बोर्ड लग गया है, आपने अभी बताया कि 27 मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है। तो ये परिवर्तन आप पॉजिटिव मानेंगे कि चलो इतना तो कम से कम हिम्मत तो आई कि लिख दें। सबसे बड़ी बात ही वही है। हाँ, सिलेबस में जैसे मुगल हिस्ट्री को छोटा-सा करके मराठा हिस्ट्री को बड़ा बताना, सिख हिस्ट्री को बड़ा बताना, ये पहले ये सब नहीं था। अच्छा। सरस्वती का एग्ज़िस्टेंस बताना, ये सब पहले नहीं था। हुँ, चेंज तो आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा। लेकिन 200 साल से जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, वो 10-12 साल में सुधरेगा नहीं। उसको सुधारने के लिए 20-25 साल चाहिए। हुँ। ये भी बात है। पर मैं तो मानता हूँ उन लोगों को, लेफ्ट वालों को और मुस्लिम्स को, इन्होंने इतना इंटेलिजेंटली रहते थे कि तुम गृह मंत्रालय रख लो, हमको शिक्षा मंत्रालय दे दो बिल्कुल, बस। उनको पता था कि सारा मामला होना वहीं से है। हाँ, तुम देश चलाओ, हम देश के जो आने वाली पीढ़ी है उसको चला लेंगे। हाँ, इसीलिए एजुकेशन जो है वो हमेशा लेफ्ट के पास रहा। हाँ। और और सारा जो, मुस्लिम्स के पास भी रहा, हाँ, लगातार हाँ, मुसलमान वो पीएम और मुसलमान, यानी सीएम। मैं उसको, वो लेफ्ट ही है। अच्छा, वो ओरिएंटेशन, वो मंत्री रहे होंगे, लेकिन लिखा-पढ़ी करने वाले सब लेफ्टिस्ट ही थे। अच्छा, तो पूरा सिस्टम जो है वो लेफ्ट के हाथ में रहा एजुकेशन का, और उनने ही पूरी बाड़ा बिगाड़ा है देश का। हाँ। इसीलिए किसी का अगर लेफ्ट के प्रति थोड़ा-सा भी सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो ये मान के चले कि वो इंटरनेशनल है। पर मुझे एक बात बताइए ना, लोगों को पता ही नहीं चलता लेफ्ट क्या है, जैसे एक सीजेपी आंदोलन हुआ था ये,
ठीक, अभी जो लड़का है, अभी जो अभी गया अंदर, ही सपोर्टिंग दैट आंदोलन, जबकि ये हिंदू है, हिंदूवादी भी है। इसको अंतर ही नहीं दिखता। ही कुडंट सी द डिफरेंस। नहीं, क्या है, हाँ। ठीक है, कुछ सिस्टम में फेलियर थे, हम्म। उसके लिए आंदोलन हुआ, लेकिन जो उसको लीड कर रहे थे, वो लोग ठीक नहीं थे। अब वहाँ पे 370 हटा दो, जम्मू कश्मीर को फ्री कर दो, सारा लीड करने वाला जेएनयू का लेफ्ट था पूरा, सब लेफ्ट लीडर्स वहाँ पे सोचो थे। 28-28 दिन तक वो बंदी हुँ, तपस्या कर रही थी, हुँ, लेकिन उसके चेहरे से 1 ग्राम वजन नहीं कम सारी होता था। फैसिलिटीज़ और सब मिल रही थी पूरी, तो हम्म। स्टूडेंट जो है वो तो बेचारे भ्रमित हो गए वहाँ पे, हम्म। उनका तो यूज़ कर लिया गया पॉलिटिकल मोटिव के साथ में। पूरा लेफ्ट ओरिएंटेड मामला था। खैर हम्म। ऐसा नहीं है, बच्चे भी समझते हैं लेफ्ट को, तो लेफ्ट की आइडियोलॉजी को तो सपोर्ट नहीं करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग तो लेफ्ट के विरोधी हैं, इसलिए लेफ्ट चल नहीं पाया इस देश में। हम्म। कुछ-कुछ सेगमेंट्स तक सीमित होकर रह गया है। आपके क्लास में जितने एक क्लास में आपके पास कितने बच्चे आते हैं, एक नए बैच में जो आते हैं, हाउ मेनी किड्स आर देयर? 50 टू 60। 50 to 60। उसमें ओरिएंटेशन कितनी होती है बच्चों की लेफ्ट की तरफ? देखिए, लेफ्ट के प्रति तो ओरिएंटेशन नहीं रहता, अच्छा। लेकिन क्या है कि जब प्रोफ़ेसर से इंटरैक्शन होता है, तो अगर कोई प्रोफ़ेसर लेफ्ट ओरिएंटेड है, हम्म। तो कहीं न कहीं बच्चा तो क्या है, कच्ची मिट्टी है, हम्म। जैसा आप उसको गढ़ोगे वैसा बन जाएगा। तो वो अगर उनको उस हिसाब से गढ़ देते हैं, तो लेफ्ट ओरिएंटेशन हो जाता है। अब हम्म। हमारे जैसे रहते हैं तो नहीं होने देते। हम तो ये हम्म। भी नहीं बोलते कि राइट विंगर बन जाओ, नेशनलिस्ट रहो, ये पर्याप्त है। हम्म। देश धर्म की चिंता करो, ये पर्याप्त है। मुझे फनी पता है क्या लगता है? मेरे पिताजी 10वीं फेल, पर रामायण और महाभारत के ज्ञाता, छत्रपति शिवाजी महाराज की कथाओं के ज्ञाता, 10वीं फेल है। तो उन्होंने मुझे वही सिखाया कि बेटा ये सही है, ये गलत है। ठीक है, उन्होंने ये मतलब वो बड़ा सिंपल सा रूल रखते थे, बहन को कोई हाथ लगाए गर्दन काट देना, सोचना मत। ठीक है, उसे हत्या नहीं वध कहेंगे। अब वो फंडा क्लियर है उनका, तो वो फंडा उन्होंने मेरे अंदर एज इट इज डाला। ये समझ, इस बात को समझ, बाकी छोड़ दुनिया को, कौन क्या कहता है, किताब क्या कहती है, तो खुद समझ जाएगा। अभी खाली इतना ही समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख ले। मुझे लगता है कि शिक्षा ने लोगों को ज्यादा हाँ, ज्यादा बिल्कुल बिगाड़ है, दिया न्यू है। शिक्षा तो कमज़ोर बना देती है लोगों को। आप सोचोगे हाँ कि यार ये करूँगा तो ये हो जाएगा, हाँ ऐसा हाँ करूँगा तो ऐसा हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ तो लेकिन जो इस सिस्टम से नहीं निकला है, उसको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हाँ 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 और हाँ वो ज़्यादा सोचता करता नहीं है। हाँ 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 अभी मैं जैसे मान लो मेरे ऊपर कोई हमला कर दे, हाँ तो हाँ मैं रेसिप्रोकेट करने से पहले सोचूँगा, अरे यार ये कर दूँगा तो थाने में केस हो जाएगा। हाँ, हाँ, जिसको नहीं पता है वो तो अरे यार इसने अपने में उँगली करी है, अब इसको छोड़ना नहीं अपने को। चलिए, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है कि जो एक्सकवेशन का आपको उम्मीद है कि जो भारत सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा इस पे, क्योंकि जो के मोहम्मद साहब किसी से कह रहे थे कि बाथरूम बनवाने पे ज़्यादा खर्चा होता है, एक्सकवेशन पे बहुत कम खर्चा होता है, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, मेरा थोड़ा-सा उनसे डिफ़र है मामला। अच्छा। एएसआई ने खूब एक्सकवेशन करे। आधे से ज़्यादा एक्सकवेशन की रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं हुई। अच्छा। तो अगर हम रिपोर्ट्स ही पब्लिश नहीं कर रहे हैं, तो एक्सकवेशन में इतना पैसा लगाने का क्या मतलब? पब्लिश क्यों नहीं कर रहे होंगे रिपोर्ट्स? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, क्यों नहीं हो रही है पब्लिश? क्योंकि वही कहीं न राइट लेफ्ट विंग वाला नहीं, सीन नहीं, है। वो कोई सीन नहीं है, अच्छा। वो कोई सीन नहीं है, तो हम्म। लापरवाही है और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे जोर देने से अच्छा है कि पहले जो हमने काम कर लिया, उसको हम व्यवस्थित कर लें। हम्म। अब जहाँ तक बात है टॉयलेट बनाने की, तो अब इतने टूरिस्ट आते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी चलती है, तो वो डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है। हम्म। अमेरिका से कोई टूरिस्ट एलोरा केव देखने आएगा और उसको जंगल में बाथरूम करना ज़्यादा है, तो इससे बड़ा शर्मिंदगी देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना तो ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें पैसा भी लगाना पड़ेगा। हमको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा कहना कि कोई पैसे की कमी है, तो ऐसा नहीं है, कई जगह एक्सकवेशन हो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो पहले के एक्सकवेशन हुए थे, कितनों की रिपोर्ट हमने पब्लिश कर ली? कितनी पब्लिक डोमेन में है? हम इस पे बात करें एक बार। तो जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा है पहले से, हम्म। हम पहले उसको सँभाल लें, फिर हम कुछ नया दायरा बढ़ाने का प्रयास करें हमारा। और एक और भी प्रश्न था जो बीच में मेरे दिमाग में आया था, मिस हो गया था, अभी दोबारा याद आ गया। जब वैदिक पीरियड में हम इंद्र की और वरुण देव की इन सब की पूजा करते थे, तो ये रामायण और महाभारत किस काल में हमारे सामने आए, कब कब इनका एंट्री हुआ? क्योंकि इन्होंने लाइक दे हैव, जैसे नहीं होता कि दिस स्वीप्ड अस ऑन आवर फीट, वेदों को इन्होंने भुलवा दिया बिल्कुल, कि मतलब ये है असली। ये कब हुआ ये? इसीलिए क्या ये झमेले का प्रश्न मत करो। मैं जवाब दे नहीं पाऊँगा, और जो मैं जवाब दूँगा वो ठीक लगेगा नहीं। कुछ चीज़ों पे क्या है कि मैंने बोला ना, धर्म के मामले में साइलेंट हो जाना चाहिए थोड़ा-सा। साइलेंट हो जाओ वरना धर्म वायलेंट हो जाएगा। हाँ, मतलब वो जबरन में क्यों? धर्म की क्या है कि हमारी एक कमी है कि हम हमारे धर्म पे सवाल उठा देते हैं। हम्म। मुसलमान कभी अपने धर्म पे सवाल नहीं उठाता, हाँ बिल्कुल, कभी नहीं उठाते। अंधा सपोर्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कॉलेज में लड़कियाँ आती हैं,
मैं को उसका बुरा नहीं, मैं तो बोलता हूँ अच्छा है, हमको समय के साथ चलना चाहिए। मुस्लिम लड़कियाँ वो आज भी बुरखे में आती हैं, हिजाब पहन के आती हैं। तो कितना भयंकर माइंड वॉश है उनका कि नहीं कुछ भी हो जाए सबसे बड़ा धर्म ही है। वो ये कट्टरता से थोड़ी समाज चलेगा, आपको फ्लेक्सिबल तो रहना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक और भी बहुत बहुत फनी लगता है ये। जैसे अपने गाँव में, अगर आपको पता नहीं, आप तो काफ़ी यंग है, गाँव का अगर आपको कल्चर याद हो, तो जो जेठानी पहले आ गई है, जो साड़ी में रहती है, सीधे पल्ला की साड़ी में रहती है जो, अगर उसकी देवरानी आई और वो उल्टे पल्ला में चली गई, तो वो इस बात से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि साला हम उल्टे पल्ला में नहीं है। वो कल्चर का नाम इसलिए लेके आएगी कि साली तू बड़ी हीरोइन बन रही है, हम सीधे पल्ला में रह गए। कल्चर कोई नाम ही नहीं है बहन जी इन लोगों के अंदर। तो दैट कल्चर इज़ नॉट कि वो कल्चर को सँभालना चाह रही है। वो फ्रस्ट्रेटेड है कि साला हमने नहीं किया, तुम कर रही हो। ये हिजाब के साथ भी ऐसी कुछ समस्या लगती है, मुझे तो लगती है समस्या। बिल्कुल होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल हो देखा सकता है, है। मैंने ये बात ऑब्जर्व करी है, बहुत ज़मानों पहले मेरी मुस्लिम गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं। तो वो दिखता था कि जो महिलाएं जो हिजाब में उनके आसपास जैसे उनसे मिलने पहुंच गए और कोई महिला आई, तो उनको पता होता था ये मुसलमान है, तो वो उसको बहुत ही हेय दृष्टि से इसलिए नहीं देखती थी कि ये हेय है, इसलिए देखती थी कि वो सब कुछ कर पा रही जो मैं नहीं कर सकती। वो तो होता ही है ना? वो फीलिंग जरूर होगी जो जानबूझ के बुरके में है, हिजाब में, और उसको प्राइड से इसलिए जोड़ना है, सोल्यूशन है, लड़ तो पा नहीं रही हूं मैं। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चलिए, बहुत अच्छा लगा, इट वाज तो वंडरफुल यार मीटिंग वो विद यू।